हेलो स्टूडेंट्स, आईआईटी जेईई मैथ्स एकेडमी में आपका स्वागत है। इस वीडियो में आपसे डिस्कस करने वाला हूं एनटीए अभ्यास ऐप में जो जेईई मेन के मूक टेस्ट पेपर्स गिवन है वहां पर उसका टेस्ट नंबर 5 का मैथ्स वाला पोर्शन में यहाँ पर डिस्कस करूंगा स्टूडेंट। और एक और बात की इस टेस्ट नंबर 5 का जो पीडीएफ फाइल है आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप वहां से इस फाइल को डाउनलोड कर सकते हैं। ठीक है स्टूडेंट, नाउ पेपर को स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 डिस्कस करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 में क्या दे रखा है? If the value of 1 plus 10 1 degree into 1 plus 10 2 degree into 1 plus 10 3 degree dot 1 plus 10 44 degree into 1 plus 10 45 degree is 2 par lambda। मतलब एक 10 में एक सीरीज का 10 में एक सीरीज है तो 10 की कुछ टर्म्स का प्रोडक्ट यहाँ पर दे रखा है। इसकी जो वैल्यू है वो कितना आ रहा है? 2 par lambda आ रहा है। देन सम ऑफ द डिजिट ऑफ द नंबर lambda इज, तो जो lambda की जो वैल्यू आने वाली है तो हमसे क्या पूछा है? सम ऑफ द डिजिट ऑफ द नंबर lambda पूछा हुआ है। ठीक है स्टूडेंट, अब यहाँ 4 ऑप्शंस दे रखे हैं और मुझे करेक्ट ऑप्शंस फाइंड आउट करना है। तो डियर स्टूडेंट, जैसे ये जो प्रॉब्लम आपके स्क्रीन पे जो लिखा हुआ है कि जो लोग कॉम्पिटिटिव की तैयारी कर रहे होते हैं उन स्टूडेंट ने क्या किया होगा कि ये प्रॉब्लम क्लास में ही सॉल्व कर लिया होगा, क्योंकि ये बहुत ही क्लास का प्रॉब्लम है, बहुत ही बेसिक प्रॉब्लम है। ठीक है, इस प्रॉब्लम के अंदर एक खास कंसेप्ट रहता है ना। ठीक है, वो कंसेप्ट भी मैं यहाँ डिस्कस करने वाला हूँ और प्रॉब्लम को सॉल्व कैसे करेंगे वो भी हम देखने वाले हैं। ठीक है, तो कंसेप्ट मैं आपको यहाँ पे डिस्कस कर रहा हूँ, उसको आपको याद भी रहना चाहिए। इफ अगर मान लो कि हमारे पास a प्लस बी इज इक्वल टू अगर पाई अपॉन 4 है, ठीक है, तो मैं यहां से एक बात ये कह सकता हूं कि देन 1 प्लस 10a इंटू 1 प्लस 10b, इसका जो प्रोडक्ट आएगा वो कितना आता है? 2 आता है। डियर स्टूडेंट, आपको एक पॉइंट समझ में आया? इस क्या लिखा हुआ है? अगर मान लो अगर a प्लस बी इज इक्वल टू अगर पाई अपॉन 4 है तो इन दैट केस 1 प्लस 10a इंटू 1 प्लस 10b इज इक्वल टू कितना आएगा? 2 आएगा। मीन्स आपको क्या समझना है कि अगर मान लो कि a और b का सम अगर 45 आ जाता है, इन दैट केस इसका जो प्रोडक्ट है वो कितना आ रहा है? 2 आ रहा है। इट मीन कि अगर मैं आपसे एक पॉइंट यहाँ पर ये डिस्कस करूं कि अगर 1 प्लस 10, जैसे मान लो कि मैंने ले लिया 1 डिग्री, ठीक है, एक टर्म मैंने ले लिया 1 प्लस 10 44 डिग्री। ठीक है, इन दोनों का जब मैं प्रोडक्ट निकालूंगा तो उसकी वैल्यू कितनी आने वाली है? इसका वैल्यू आएगा 2 आएगा। ठीक है स्टूडेंट, अच्छा ये आता कैसे, इस बात को भी हम थोड़ी देर में प्रूफ कर लेंगे। पहले हम अपना प्रॉब्लम सॉल्व कर लेते हैं। ठीक, अब ना प्रॉब्लम पर आते हैं। तो प्रॉब्लम में क्या लिखा हुआ है? देखो 1 प्लस 10 1 डिग्री यहाँ लिखा हुआ है, साथ में इसका एक जोड़ीदार यहाँ पे लिखा हुआ है 1 प्लस 10 44 डिग्री। मतलब इन दोनों का जब आप प्रोडक्ट निकालोगे तो इसका जो वैल्यू आएगा वो कितना आ जाएगा? 2 आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ क्या लिखा हुआ? 1 प्लस 10 2 डिग्री लिखा हुआ है। इसके पहले जब आप एक और टर्म लिखोगे तो कितना लिखोगे? 1 प्लस 10 43 डिग्री लिख रहे होगे आप। ठीक है, तो वो आएगा यहाँ पर। तो इन दोनों का जब आप प्रोडक्ट निकाल रहे होंगे तो इसका वैल्यू भी कितने आने वाला है? 2 इसका वैल्यू आएगा। ठीक है, इस तरह से प्रोडक्ट आएगा। अब कहाँ तक इसका प्रोडक्ट? 2 2 आने वाला है ना। अब देखो ये टोटल टर्म्स के बारे में अगर हम बात करें तो 1 से लेकर हम कहाँ तक जा रहे हैं? 44 तक जा रहे हैं। तो 44 तक जब आप गए तो अब पेयर की बात करें हम, तो 44 तक जब आप जाओगे तो पेयर कितने बनेंगे? 22 पेयर बनेंगे और हर पेयर का वैल्यू कितना आ रहा है? 2 आ रहा है। तो ठीक है, 2 2 2 सबका वैल्यू आ जाएगा और कितने सारी टर्म्स आ गई? 22 टाइम्स यहाँ पर आ गया। ठीक है, आगे क्या लिखा हुआ है? 1 प्लस 10 45 लिखा हुआ है। 10 45 का वैल्यू कितना होता है? 1 होता है। तो 1 प्लस 1 ये कितना हो जाएगा? 2 आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ तक तो ये आ गया ना। इस वाले पार्ट को जब आप सॉल्व करोगे तो कितना आ जाएगा? 2 पार 23 आ गया। ठीक, तो यहाँ तक हमने कैलकुलेट कर लिया। नाउ अब मैं यहाँ से अगर आप लेमडा का वैल्यू निकालते हैं तो लेमडा का वैल्यू तो कितना आ गया? लेमडा का वैल्यू आ जाएगा 23 आ जाएगा। और क्वेश्चन ने पूछा क्या है? सम ऑफ द डिजिट ऑफ द नंबर लेमडा इज, तो जो लेमडा है उसमें जो नंबर्स आ रहे हैं इनका सम ऑफ डिजिट हमसे पूछा हुआ है। तो सम ऑफ डिजिट जब आप कैलकुलेट करोगे तो कितना आ जाएगा? 2 प्लस 3 दैट इक्वल्स टू कितना आ जाएगा? 5 आ जाएगा। क्लियर स्टूडेंट? आई होप आपको ये प्रॉब्लम अब क्लियर है। अच्छा, अब इस वाले पॉइंट को भी समझ लेते हैं कि a प्लस बी इक्वल टू अगर पाई अपॉन 4 है तो 1 प्लस 10 है इंटू 1 प्लस 10 बी का वैल्यू 2 कैसे आता है। ठीक, अच्छा एक और बात, इस रिजल्ट को आप जनरलाइज भी कर सकते हो। ये क्या है? अगर a प्लस बी इक्वल टू अगर एन पाई प्लस पाई अपॉन 4 भी होगा तब भी क्या रहेगा? ये रिजल्ट आता है। ठीक ना, अब इस रिजल्ट को हम प्रूफ कर लेते हैं कि कंडीशन क्या है। इसका प्रूफ समझते हैं कि a प्लस बी इक्वल टू पाई अपॉन 4 हमारे पास दे रखा है। ठीक है, तो हमें 1 प्लस 10a इंटू 1 प्लस 10b का वैल्यू फाइंड आउट करना है। 1 प्लस 10a और 1 प्लस 10b। ठीक है, इसका क्या वैल्यू आने वाला है? तो ठीक है, इसको सिंप्लीफाई करते हैं तो बोथ साइड हमने यहाँ 10 ले लेते हैं। बोथ साइड जब आप 10 लेंगे तो ये बन जाएगा 10 ऑफ a प्लस बी इक्वल टू 10 पाई बाई 4 आ जाएगा। ठीक है, यहाँ पे आप 10 का फॉर्मूला लगाओगे तो ये हो जाएगा 10a प्लस 10b
अपॉन में आ जाएगा 1 माइनस टेन ए इंटू में कितना आ गया 10 भी आ गया, दैट इक्वल टू कितना आ जाएगा 1 यहाँ से आ जाएगा। नाउ 10 ए प्लस 10 बी इज इक्वल टू कितना आ जाएगा 1 माइनस ऑफ 10 ए इंटू 10 बी आएगा। ठीक है, इसको मैं इधर ट्रांसफर कर देता हूँ। इसको जब आप इधर ट्रांसफर करोगे तो ये बनेगा 10 ए प्लस 10 बी प्लस ये आ जाएगा 10 ए इंटू 10 बी, दैट इक्वल टू कितना आ गया 1 आ गया। ठीक है, यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं है ये भाई। अब इसको आगे सिंप्लीफाई करते हैं, तो मैंने क्या किया, इसमें 1 यहाँ ऐड कर देते हैं और 1 मैंने यहाँ ऐड कर दिया। ठीक है, ऐसे ऐड किया जा सकता है। अच्छा, 1 प्लस 10 को मैंने एक साथ लिख लिया, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, इतना लिखा जा सकता है कि 1 प्लस 10 को एक साथ लिख लिया। अब ना इस वाले पार्ट से मैंने क्या किया, 10 भी यहाँ से कॉमन ले लिया, तो 1 तो यहाँ से बच गया और 10 ए यहाँ पर बच गया। ठीक है, और यहाँ कितना आ गया 2 आ गया। अब आप ओवरऑल से देखोगे तो 1 प्लस 10 ए कॉमन आ रहा है, मतलब 1 प्लस 10 ए कॉमन आया, तो यहाँ ब्रैकेट में यहाँ से तो बच गया 1 और यहाँ से क्या बच गया 10 भी बच गया, और इसका वैल्यू कितना आ रहा है 2 आ रहा है। मीन्स हमारे पास में एक रिजल्ट क्या आ गया, अगर मान लो अगर a प्लस बी इज इक्वल टू अगर पाई अपॉन 4 होता है, इन दैट केस क्या होगा 1 प्लस 10 ए इंटू 1 प्लस 10 बी का वैल्यू कितना आ जाएगा 2 होगा। ठीक है, अच्छा अगर इस मान लो कि अगर यहाँ पर मैं एन पाई भी अगर लिख देता हूँ तब भी तो क्या रहेगा, रिजल्ट सेम ही रहने वाला है। ठीक है, कोई चेंज नहीं आने वाला रिजल्ट के अंदर। क्लियर स्टूडेंट, आई होप आपको फर्स्ट प्रॉब्लम क्लियर है। अच्छा, फर्स्ट प्रॉब्लम को लेकर के अगर मैं ये बात करता हूँ, जो कॉमन प्रॉब्लम थी आपको बुक्स में नॉर्मली देखने को मिल जाएगी। ठीक है, क्लास में जब कॉम्पिटिटिव की तैयारी कर रहे होते हैं तो क्लास में डिस्कस भी किया जाता है। ठीक है, मैंने तो अपनी क्लास में डिस्कस करता ही हूँ। नाउ अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर सेकंड। क्वेश्चन नंबर सेकंड में क्या दे रखा है, क्वेश्चन नंबर सेकंड में गिवन है इफ 5 प्लस 9 प्लस 13 डॉट डॉट अप टू n टर्म्स। नीचे भी एक सीरीज लिखा हुआ है, इसमें क्या n टर्म्स है, n प्लस 1 टर्म्स है। इसका जो वैल्यू आ रहा है वो कितना आ रहा है 17/16 के इक्वल आ रहा है, देन n इज इक्वल टू, n किसके इक्वल होगा ये हमसे पूछा हुआ है। क्लियर स्टूडेंट, अब इस प्रॉब्लम को आपको सॉल्व करना है, तो देखो एक बात ही समझो, यहाँ लिखा है 5 प्लस 9। अच्छा, एक सीरीज लिखा हुआ है, इस सीरीज को ध्यान से देखा है तो फर्स्ट टर्म तो 5 लिखा हुआ, इन दोनों का डिफरेंस निकालते हैं 4 आया, इन दोनों का डिफरेंस भी 4 आ रहा है। ठीक है, इट मीन कि हमारे पास में क्या लिखा हुआ है, एक एपी लिखा हुआ है। अगर एक एपी है तो एपी का सम तो हम डायरेक्टली लिख सकते हैं। कैसे, एपी का सम का फॉर्मूला आता है नंबर ऑफ टर्म्स अपॉन में 2 इंटू 2 टाइम्स ऑफ फर्स्ट टर्म कितना दे रखा है 5 यहाँ पर दे रखा है प्लस n माइनस 1। ठीक, इंटू कितना आ जाएगा कॉमन डिफरेंस, कॉमन डिफरेंस का वैल्यू कितना आ रहा है 4 आ रहा है। ठीक, तो हमने क्या किया, फर्स्ट सीरीज का जो ऊपर सीरीज गिवन था उसका सम लिख लिया हमने ना। नीचे वाली सीरीज को भी ध्यान समझो, 7 इन दोनों का डिफरेंस कितना है 2 आया, इन दोनों का डिफरेंस 2 आ रहा है, मीन्स ये क्या लिखा हुआ है एपी लिखा हुआ है, और एपी का सम तो हम आसानी से निकाल सकते हैं। यहाँ पर नंबर ऑफ टर्म्स कितनी है n प्लस 1 टर्म्स है, तो आप क्या लिखोगे नंबर ऑफ टर्म्स अपॉन में 2 लिखोगे। ठीक है, दैट इक्वल टू कितना आएगा 2 टाइम्स ऑफ ए का वैल्यू कितना दे रखा है 7 गिवन है, प्लस साइन यहाँ से क्या लिखोगे नंबर ऑफ टर्म्स माइनस 1, तो नंबर ऑफ टर्म्स तो कितना है n प्लस 1 है माइनस 1। ठीक है, इंटू कॉमन डिफरेंस, कॉमन डिफरेंस कितना आ जाएगा 2 आ जाएगा। ठीक है, और इसका वैल्यू कितना गिवन है 17/16 गिवन है। नाउ अब इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं। इसको जब आप सॉल्व करोगे तो देखो 2 से तो 2 कैंसिल हो गया। ठीक है, तो यहाँ से तो कितना आ गया n अपॉन n प्लस 1 आ गया। ठीक, ये टर्म आ गया ना। ऊपर वाले पार्ट को सिंप्लीफाई कर लेते हैं। ठीक, पहले कांस्टेंट n के टर्म्स देख लेते हैं। 4n तो यहाँ से आ रहा है, ठीक है 4n लिख दिया, माइनस 4 यहाँ से आया, प्लस 10 यहाँ से आ रहा है, तो ये तो बन जाएगा प्लस 6। ठीक है, अपॉन में टर्म्स टूटते हैं, ये तो 1 से तो 1 कैंसिल हो जाएगा, 2n, तो 2n तो मैंने यहाँ लिख दिया ना। कांस्टेंट टर्म कितना आ रहा है 14 यहाँ पर आ रहा है। ठीक है, इस तरह से लिख दिया, और ये कितना आ जाएगा 17/16। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है स्टूडेंट ना। उसको जब आगे आप सिंप्लीफाई कराओगे तब ये कितना है n अपॉन n प्लस 1, तो हमने यहाँ ही लिखा ना। यहाँ से आप देखो 2 कॉमन आ रहा है और यहाँ से भी 2 कॉमन आ रहा है, तो 2 कॉमन लेकर के कट कर देना चाहिए, तो 2n प्लस 3 तो यहाँ बच गया, अपॉन में यहाँ कितना बच जाएगा 2, जब आप यहाँ से कॉमन ले लोगे तो यहाँ तो आ जाएगा n, और यहाँ से कितना बच गया 7 बच गया। ठीक है, दैट इक्वल टू कितना आ रहा है 17/16 आ गया। क्लियर स्टूडेंट, यहाँ तक की बात हमें क्लियर है ना। उसके बाद अब क्या करते हैं, एक सीरीज लिखा हुआ है, मतलब सॉरी, अब क्या इसको मल्टीप्लाई कर लेते हैं। तो ठीक है, ऊपर वाले पार्ट को आप मल्टीप्लाई कर दो और 16 को भी इधर मल्टीप्लाई कर देते हैं। ठीक है, पहले तो अंदर यहाँ मल्टीप्लाई कर लेते हैं, तो यहाँ आ जाएगा ये 2n स्क्वायर हो जाएगा, प्लस का कितना आ जाएगा 3n आ जाएगा, अपॉन में n प्लस 1 को जब आप यहाँ मल्टीप्लाई कराओगे तो ये बनेगा एक n स्क्वायर का टर्म आएगा, यहाँ से आएगा प्लस 7n आएगा, और यहाँ से आएगा प्लस n आएगा। ठीक है, तो इसको तो मैं कितना लिख दूंगा 8n, और यहाँ पर आ गया प्लस 7, दैट इक्वल टू कितना आ गया 17/16 आ जाएगा।
ना। अब इसको मुझे फर्दर सिंप्लीफाई करना है ना स्टूडेंट। आगे सिंप्लीफाई करने के लिए क्या करेंगे, इसको हम क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं ना। ठीक है, तो क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो कितना आ जाएगा, इसको जब इधर मल्टीप्लाई करेंगे, 16 को मैंने यहाँ मल्टीप्लाई किया तो ये तो बन जाएगा 32n²। ठीक है, 16 × 3 कितना हो जाएगा, 48n। यहाँ कुछ ऐसा आ जाएगा ना। इस वाले पार्ट को इधर मल्टीप्लाई करते हैं, तो 17 को जब इधर मल्टीप्लाई कराओगे तो कितना बन जाएगा, 17n² यहाँ आ जाएगा। ठीक है, 17 को 8 से मल्टीप्लाई कराओ, 17 8 कितना आ जाएगा, 136n आ जाएगा। ठीक है, और 17 को मैंने इससे मल्टीप्लाई किया 7 से, इसको मैं कितना लिख दूंगा, 119 यहाँ लिख देंगे। ठीक है, यहाँ तक कुछ ऐसा आ गया ना। इसको जब फर्दर सिंप्लीफाई कराओगे, 17 को आप इस साइड लेके जाओगे तो 32 - 17 कितना आ जाएगा, तो ये तो हो जाएगा 16, तो यहाँ से गया तो 16 और फिर -1, तो ये हो जाएगा 15n²। ठीक है, कुछ ऐसा आ जाएगा। 48n यहाँ पे लिखा हुआ, 136 यहाँ लिखा हुआ, इसको इस साइड लेके जाओगे तो आप सब्ट्रैक्ट कराओगे तो 136 में से 48 को सब्ट्रैक्ट कर देते हैं, तो 130 + 6 यहाँ होगा, 40 + 8 यहाँ लिख दें। 130 में से 40 जाएगा तो कितना बचा, 90 यहाँ से बचा, और मुझे करना क्या, -2 और करना है, तो कितना हो जाएगा, -88 यहाँ पर आ जाएगा, -88n आ गया। ठीक, और 119 को इस साइड लेके जाओगे तो बन जाएगा 119 = 0 आ जाएगा ना। अब ये क्या लिखा हुआ है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन लिखा हुआ है, इसको हम सिंप्लीफाई कर सकते हैं। ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन में क्या थोड़े नंबर अलग से आ गए ना, तो आपको थोड़ा चेक करके देखना पड़ेगा। करते क्या हो, आप सब्ट्रैक्ट करने पे ये नंबर आना चाहिए, तो आप इन दोनों का मल्टीप्लाई करते हो। ठीक है, तो 15 यहाँ पे लिखा हुआ है, ये 119 जो लिखा हुआ है इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ 17 × 7। ठीक है, अभी हमने मल्टीप्लाई करके लिखा ही था, 17 × 7 कितना आ रहा है, 119। अभी देखना है कि सब्ट्रैक्ट करने पर कितना आना चाहिए, 88 आना चाहिए। 88 आना चाहिए, तो देखो इसको मैं इससे मल्टीप्लाई कर देता हूँ, तो 15 को 7 से आप मल्टीप्लाई कराओगे तो कितना बन जाएगा, 105 बन जाएगा। 105 माइनस आप 17 कराओगे, ठीक है, तो 105 में से आप 15 सेपरेट कर दो तो कितना हो गया, 19, और 90 है ना, 90 में 2 और सेपरेट हो जाएगा तो 88 आ गया। तो हम सम ये लिख सकते हैं, इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन के जब आप फैक्टर्स लिखोगे तो ये कितना आएगा, 15n²। तो हमने यहाँ लिखा, इसको मैं लिख सकता हूँ 105n, यहाँ पर लिखोगे -17n, सॉरी +17n, और -119 = कितना आ जाएगा, 0 आ जाएगा। अच्छा, यहाँ से आप फिर क्या करोगे, 15n हम यहाँ से कॉमन ले लेते हैं तो अंदर तो आ जाएगा n - 7। ठीक है, 17 हमने यहाँ से कॉमन लिया तो ये आ गया n - 7 = 0। यहाँ से कितना आएगा, n - 7 कंप्लीटली बाहर आ जाएगा, तो अंदर ब्रैकेट में आ जाएगा 15n + 17 = कितना आ गया, 0 आ गया। तो यहाँ से n का एक वैल्यू आ गया 7, और दूसरा n का वैल्यू कितना आ जाएगा, -17/15 हो जाएगा। तो डियर स्टूडेंट, n का क्या ये वैल्यू पॉसिबल है क्या, नहीं, ये वैल्यू पॉसिबल ही नहीं है, क्योंकि n हमारे पास में क्या है, n टर्म्स के बारे में बात कर रहा है, तो n टर्म्स कभी भी नेगेटिव या फिर फ्रैक्शन में हो ही नहीं सकता। ठीक है, तो करेक्ट ऑप्शन क्या रहेगा, n = 7। तो कौन सा ऑप्शन जाएगा, ऑप्शन ए इज करेक्ट ऑप्शन। क्लियर स्टूडेंट, आई होप आपको ये प्रॉब्लम क्लियर है ना, बहुत ही आसान सा प्रॉब्लम था, बोर्ड लेवल का प्रॉब्लम। ठीक है, यही कहेंगे इसके लिए। तो ना क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 3 में क्या गिवन है, इफ 2 टाइम्स ऑफ f of xy = कितना है, fx पावर y प्लस f of y पावर x, ऐसा कुछ दे रखा है, फॉर ऑल xy = xy बिलोंग्स टू रियल नंबर। ठीक है, एंड f of 1 का वैल्यू 1 है, देन पूछा हुआ है, देन द वैल्यू ऑफ समेशन ऑफ f of r वेयर r वेरीज फ्रॉम 1 to 10। r कहाँ से वेरी कर रहा है, 1 से लेकर 10 तक वेरी कर रहा है। ठीक है, 4 ऑप्शन दे रखे हैं। तो जब काम की बात तो ये है कि पहला काम तो मुझे करना क्या चाहिए, fx फाइंड आउट करना चाहिए बाय दिस कंडीशन, इस कंडीशन से। ठीक है, तो fx निकालते हैं। तो डियर स्टूडेंट, तो इस तरह की जो प्रॉब्लम्स है वो भी आपको फंक्शन वाले टॉपिक में और डिफरेंशियबिलिटी वाले पार्ट में काफी सारी प्रॉब्लम्स इस तरह की आपको देखने को मिलती है। ठीक है, और वहां पे हम करते क्या है, fx फाइंड आउट करना होता है ना। तो अब देखो, इस वाली प्रॉब्लम में आपको fx निकालना है, तो fx निकालने के हमारे पास कुछ तरीके रहते हैं। पहला तरीका तो रहता है कि आप इट एंड ट्रायल लगाओ ना, कॉमन सेंस लगा करके आप सॉल्व करो। दूसरा होता है एक डिफरेंशियबिलिटी की हेल्प से भी हम निकालते हैं। पहले यहाँ पर इसकी जरूरत नहीं पड़ेगी, ये तो क्या डायरेक्टली सॉल्व हो जाएगा। कैसे, इस वाले पार्ट में आप समझो, अगर मान लो कि मैं x की वैल्यू अगर 1 पुट कर दूं एंड y की वैल्यू, y को एज इट इज रहने दिया, या फिर आप चाहो तो एक काम ये कर सकते हो कि x को तो एज इट इज रहने दिया, x को तो x ही रहने दिया, और y की वैल्यू आपने 1 पुट कर दी। ये कुछ भी आप पुट कर सकते हो ना। नाउ तो अब ये देखो, ये क्या बन जाएगा, 2 टाइम्स ऑफ f ऑफ x को तो एज इट इज रहने दिया, y की वैल्यू 1 आ गई। ठीक है, x को मैंने एज इट इज रखा, y की वैल्यू 1। ठीक है, y का वैल्यू 1 हमने यहाँ लिखा, और x को मैंने क्या किया, एज इट इज रहने दिया है। ठीक है, तो ऐसे कुछ लिख दिया। अब इसको आप ध्यान से देखो, ये तो क्या लिखा हुआ, 2 टाइम्स ऑफ fx,
इधर एफ एक्स लिखा हुआ है, इस साइड लेके जाओगे तो इट बिकम एफ एक्स एफ ऑफ वन का वैल्यू कितना गिवन है, 3 गिवन है, तो इट मीन ये क्या है, 3 पावर एक्स है। तो एफ एक्स इज इक्वल टू कितना आ गया, 3 पावर ऑफ एक्स आ गया। ठीक ना, क्वेश्चन आपसे पूछना जा रहा है आर इज इक्वल टू 1 से लेकर अगर 10 तक हमें एफ ऑफ आर निकालना है। एफ ऑफ आर का मतलब क्या रहा, समेशन है ना, तो ये सॉरी एफ ऑफ 1 एफ ऑफ 2 एफ ऑफ 3 डॉट 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 आप लिखते जाओगे तो एफ ऑफ 10। ठीक है, इसको जब आप लिखोगे तो ये तो बनेगा 3, दिस इज 3 स्क्वायर, दिस इज 3 क्यूब, डॉट डॉट 3 पावर 10 तक आप जाओगे। अच्छा, इसको अगर आप ध्यान से ऑब्जर्व करोगे तो ये क्या लिखा हुआ है, जीपी लिखा हुआ है। ठीक है, जीपी का सम निकालने का एक फॉर्मूला होता है क्या, ए इंटू आर। आर कितना आ रहा है, 3 आ रहा है, पावर एन नंबर ऑफ टर्म्स कितना आ रहा है, 10 आ रहा है। ठीक है, -1 आप यहाँ लिखोगे, अपॉन में कितना आ जाएगा, 3 - 1 आ जाएगा। ठीक है, ये हमारा आंसर हो गया। अब क्या देखा, 3 पावर 10 -1, तो यहाँ पर भी आ रहा है ऑप्शंस में। आगे कितना आ रहा है, कोफिशिएंट 3/2 आ रहा है, 3/2 यहाँ पर भी है, 3/2 ये वाला ऑप्शन मैच कर गया। कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो गया, ऑप्शन ए इज करेक्ट ऑप्शन। क्लियर स्टूडेंट, एक बहुत ही आसान सा प्रॉब्लम था, कहीं पर भी कोई डिफिकल्टी नहीं थी। बस इस तरह की प्रॉब्लम्स को आप ध्यान रखना कि ऐसे बहुत सारी प्रॉब्लम्स होती है जहां पर हमें फंक्शन को फाइंड आउट करना होता है। फंक्शन को फाइंड आउट करने के सिर्फ और सिर्फ दो ही तरीके होते हैं। पहला तरीका है आप कॉमन सेंस से आप निकाल दो, कुछ रिप्लेस करके आ जाए, मतलब एक्स का वैल्यू 1 2 3, एक्स को किसी और नंबर से रिप्लेस कर दिया, वाई को किसी और से रिप्लेस करके निकाल दिया। या फिर एक और तरीका होता है डिफरेंशिएबिलिटी, तो जिन लोगों ने कॉम्पिटिटिव की तैयारी कर रखी है तो वो इस तरीके को अच्छे से जानते होंगे। ठीक है स्टूडेंट, तो अगले प्रॉब्लम की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 में क्या दे रखा है, इफ 1/6 इंटू साइन थीटा कॉमा कॉस थीटा एंड टेन थीटा आर इन ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशंस। मतलब ये तीन टर्म्स हमारे पास दे रखी है, तीनों टर्म्स कैसे जीपी में है। देन कंप्लीट सॉल्यूशन सेट ऑफ थीटा इज, तो थीटा का हमें सॉल्यूशन सेट फाइंड आउट करना है। तो स्टूडेंट सॉल्व कैसे करोगे, बहुत ही आसान सा प्रॉब्लम है। मीन्स तीन टर्म्स है हमारे पास, ए बी सी आर इन जीपी। अगर मान लो कि ए बी सी अगर इन जीपी अगर ऐसा रहता है तो आप क्या कंडीशन लिखते हो, बी स्क्वायर इज इक्वल टू ए सी। तो ठीक है, हम यहाँ से भी यही कंडीशन लिख देते हैं, बी स्क्वायर इन द सेंस कॉस स्क्वायर थीटा। ए का वैल्यू कितना आ रहा है, 1/6 साइन थीटा आप यहाँ लिखोगे, इनटू में कितना आ रहा है, टेन थीटा। ठीक है, ऐसा कुछ लिखा ना। उसको जब फर्दर सिंप्लीफाई कराओगे तो फर्दर सिंप्लीफाई कैसे कर सकते हैं, 1/6 साइन थीटा तो यहाँ है ही, ठीक है, टेन थीटा को मैं लिख देता हूँ साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा, इतना ही सिंप्लीफाई कर सकते हैं आप लोग। ठीक ना, अब कॉस थीटा और 6 है तो क्रॉस मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो ये तो बन जाएगा 6 कॉस क्यू थीटा, ऐसा कुछ आ गया ना। यहाँ बन रहा है साइन स्क्वायर ऑफ थीटा। ठीक है, साइन स्क्वायर थीटा को आप लिख सकते हो 1 माइनस ऑफ कॉस स्क्वायर ऑफ थीटा। ठीक है, और मैंने भी क्या किया, इस टर्म को भी इस साइड लेके आ गया। इस टर्म को जब इस साइड लेके आ जाओगे तो क्या रहेगा, इसको जब इधर लेके आओगे तो ये बन जाएगा प्लस का कॉस स्क्वायर थीटा -1 इज इक्वल टू 0। ठीक, यहाँ तक आ गया ना। उसके बाद क्या करना है, अभी क्या लिखा हुआ है, कॉस थीटा में क्यूबिक लिखा हुआ है। अब इसी क्वेश्चन को आपको सॉल्व करना है। तो ठीक है, क्यूबिक को सॉल्व करने का क्या होता है, अपने आप में एक प्रॉपर तरीका रहता है। आप कुछ सिट एंड ट्रायल से पहले कुछ रूट निकालोगे। ठीक है, तो कॉस थीटा की आप वैल्यू पुट कराओगे 1 या फिर -1, तो 1 -1 तो सेटिस्फाई नहीं कर रहा है इसमें कहीं पर भी। ठीक है, अब फिर आप क्या कराओगे, कॉस थीटा का वैल्यू आप 2 3 4 5 भी पुट नहीं कर सकते क्योंकि वो होता भी नहीं है। तो आप क्या कराओगे, छोटा नंबर लेके देखोगे। अब छोटा नंबर भी आप लोगे तो आप ऑप्शन से समझ लो। देखो यहाँ पर आंसर कितना आ रहा है, π/6 आ रहा है, cos π/6 आ रहा है। ये इस तरह का सॉल्यूशन तभी आया होगा जब cos π/6 बन रहा होगा। ठीक है, तो cos π/6 आ रहा है ना, π/6 कहाँ पर आता है, 30 डिग्री पर आता है ना। 30 डिग्री कितना होता है, √3/2, या तो इसमें √3/2 पुट कराओ, या π/3 कितना लिखा हुआ है, 60 डिग्री होता है, मतलब cos 60 हाफ। तो हो सकता है कि इसका मतलब एक्स cos थीटा इक्वल टू हाफ इसको सेटिस्फाई कर रहा हूँ। ठीक है, तो चेक करके देखते हैं। तो हमने क्या किया, cos थीटा का वैल्यू हाफ यहाँ पुट कराया। ठीक है, तो cos थीटा का वैल्यू जब आप हाफ पुट कराओगे, 6 तो यहाँ पर लिखा हुआ है, 1/2 का क्यूब कराओगे तो ये हो जाएगा 1/8, यहाँ से आ जाएगा, यहाँ आ जाएगा 1/4, माइनस का 1 हमने यहाँ से लिखा। इस वाले पार्ट को जब सिंप्लीफाई कराओगे तो इट बिकम 3/4, इसको सिंप्लीफाई कराओगे तो ये भी क्या हो जाएगा, -3/4 इक्वल टू कितना आ गया, 0 आ गया। तो इट मीन कि भाई इस वाली इक्वेशन को तो cos थीटा इज इक्वल टू हाफ सेटिस्फाई कर रहा है। तो मैं ये कह सकता हूँ कि cos थीटा 2 cos थीटा -1 इस वाली इक्वेशन का क्या होगा, एक फैक्टर होगा। ठीक है, तो आपने क्या लिखा, 2 cos थीटा -1 इस इक्वेशन का एक फैक्टर होगा। ठीक है, अंदर क्या बचेगा, एक क्वाड्रेटिक बचेगा, अंदर एक क्वाड्रेटिक बचेगा, तो हमने इसे ब्रैकेट बना दिया। अब क्वाड्रेटिक मुझे बनाना है, तो डिस्टेंस तो क्वाड्रेटिक कैसे बनाते हैं ना, भाई क्यूबिक है, क्यूबिक से एक लीनियर फैक्टर निकल गया तो अंदर एक क्वाड्रेटिक ही बचना है। ठीक है,
अब 2 cos थीटा यहाँ पर है तो मुझे चाहिए 6 cos क्यूब थीटा चाहिए। तो ऑब्वियस सी बात है कि ये वाला टर्म क्या होना चाहिए, 3 cos स्क्वायर थीटा होना चाहिए। देखो मैं मैनेज कर गया ना, 6 cos स्क्वायर थीटा। तो कांस्टेंट टर्म में मुझे क्या चाहिए, -1 चाहिए, तो यहाँ -1 लिखा हुआ है, तो भाई कांस्टेंट टर्म मैनेज होने के लिए यहाँ +1 ही होना चाहिए, +1 यहाँ पर आ गया। ठीक है, अब एक काम ये करते हैं, हम cos स्क्वायर थीटा का टर्म समझ लेते हैं ना, और यहाँ पर क्या आएगा, cos थीटा का टर्म आ रहा होगा। अब उसको कोफिशिएंट कुछ ना कुछ आना है, लेट नहीं मालूम आपको कोफिशिएंट क्या आने वाला है, थोड़ी देर के लिए आपने कुछ लैम्डा मान लिया। ठीक, तो मैं एक काम ही करता हूँ, यहाँ से cos स्क्वायर थीटा का टर्म निकालते हैं। तो 2 cos थीटा को मुझे किससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, यहाँ से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। इसका कुछ कोफिशिएंट मान लो अपने प्लस लैम्डा मान लेता हूँ थोड़ी देर के लिए। ठीक है, तो जब आप मल्टीप्लाई कराओगे तो ये तो कितना आ जाएगा, 2 लैम्डा यहाँ से आ गया, cos स्क्वायर थीटा का टर्म यहाँ से आ रहा है। जब -1 को जब मैं यहाँ मल्टीप्लाई कराऊंगा तो अगेन क्या बनेगा, cos स्क्वायर थीटा का 1 बनेगा, सो कोफिशिएंट कितना है, -3 आया। और यहाँ से अगर आप देखो तो cos स्क्वायर थीटा का ये कोफिशिएंट आ रहा है 2 लैम्डा -3, फाइनली cos स्क्वायर थीटा कोफिशिएंट आ कितना रहा है, 1 आ रहा है। तो मैंने 1 यहाँ पुट कर दिया। ठीक है, तो 2 लैम्डा इक्वल टू कितना आ जाएगा, 4 आ जाएगा, और लैम्डा का वैल्यू कितना आ गया, यहाँ से हम निकालेंगे तो 2 आ गया। ठीक है, तो लैम्डा का वैल्यू कितना आ रहा है, 2 आ रहा है। ठीक है स्टूडेंट, आई होप आपको कैलकुलेशन क्लियर है। तो लैम्डा की वैल्यू 2 आएगी, तो उसको हम यहाँ पर रफ कर देंगे, लिख देते हैं, यहाँ पर हमने 2 लिख दिया। ठीक है, तो क्यूबिक के आपने फैक्टर किए तो ये आ गया 2 cos थीटा -1 ऐसे कुछ आ गया ना, एक क्वाड्रेटिक ऐसे कुछ आ गया। अब क्या करोगे, या तो दो टर्म्स का प्रोडक्ट जीरो आ रहा है, या तो ये जीरो रहा होगा या फिर ये जीरो रहा होगा। ठीक है, तो यहाँ से जब आप सिंप्लीफाई कराओगे तो cos थीटा का वैल्यू कितना आ जाएगा, हाफ आ जाएगा, या फिर ये वाला पार्ट जीरो हो रहा होगा। ठीक है, इसको मैंने इतना लिखा। अब देखो, ठीक है, यहाँ से तो cos थीटा का सॉल्यूशन आ जाएगा, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ से इसका देखो, इसके सॉल्यूशन सारे हैं कि नहीं आ रहे, पहले आप इसका डी चेक कर लो। तो जब डी निकालोगे कितना आएगा, बी स्क्वायर -4, ए का वैल्यू 3 आ रहा है और सी का वैल्यू 1 आ रहा है। तो इसका डी कैसा आ गया, नेगेटिव आ गया। तो इसका डी नेगेटिव आया तो मतलब इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रूट कैसे आएंगे, इमेजिनरी आएंगे, मतलब cos थीटा का रियल वैल्यू नहीं आने वाला। ठीक, तो स्टूडेंट तो सिर्फ और सिर्फ क्या वैल्यू रहा, cos थीटा इज इक्वल टू हाफ रहा। अब cos थीटा इज इक्वल टू हाफ है, तो आप लोगों को फॉर्मूला मालूम है कि cos थीटा, इसको मैं लिख सकता हूँ, इसको आप लिख सकते हो cos ऑफ π/3। और एक फॉर्मूला होता है, अगर cos थीटा इज इक्वल टू अगर cos अल्फा है, मतलब cos थीटा इज इक्वल टू अगर cos अल्फा है, तो थीटा इज इक्वल टू कितना आता है, 2n पाई प्लस माइनस अल्फा आता है। स्टूडेंट आपको ये हमेशा याद रखना चाहिए ना, ये फॉर्मूले रहते हैं। तो थीटा इज इक्वल टू आप यहाँ से कितना लिखोगे, 2n पाई प्लस माइनस π/3 लिखोगे। ठीक, तो 2n पाई प्लस माइनस π/3, तो कौन सा ऑप्शन सही बैठ रहा है, ऑप्शन बी इज करेक्ट ऑप्शन। क्लियर स्टूडेंट, तो एक बहुत ही आसान सा प्रॉब्लम था, बस आपको यहाँ पे क्यूबिक में क्यूबिक दे दिया था ना, और क्यूबिक को सॉल्व करने में अगर आपको यहाँ कहीं उसको फंसाना होगा तो क्यूबिक में फंसा सकता था आपको। ठीक है, आई थिंक आप नहीं फंसने वाले क्यूबिक के अंदर, है ना। तो क्यूबिक को सॉल्व करने का अच्छा मैंने आपको एक यहाँ पे बढ़िया तरीका भी एक्सप्लेन किया हुआ है। जिनको ये तरीका से नहीं पता है तो वो उसको इसी वाले पार्ट को आप रिवाइंड करके 2-3 बार समझने की कोशिश करो। ठीक है, आपको ये क्लियर हो जाएगा, अच्छे से आ जाएगा आपको ना, कहीं कोई दिक्कत नहीं जाएगी। अब अगली प्रॉब्लम की तरफ चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 में क्या दे रखा है, एक इंटीग्रेशन है, इस इंटीग्रेशन का मुझे वैल्यू फाइंड आउट करना है। ठीक है, सॉल्व कर लेते हैं, आसान सा प्रॉब्लम है, 0 to 1 है, अंडर रूट में कितना दे रखा है, 1 माइनस एक्स, अपॉन में कितना हो जाएगा ये 1 प्लस एक्स डी एक्स। ठीक है, इसको इंटीग्रेट करना है, तो समझते हैं भाई क्या करना चाहिए। अच्छा, अंडर रूट है तो एक काम करते हैं, कुछ रेशनलाइजेशन के बारे में आप सोच सकते हो। ठीक है, इसको मैंने रेशनलाइज कराया, और रेशनलाइज भी किससे कराया, 1 प्लस एक्स से कराया। ठीक है, थोड़ा सा दिमाग लगाया तो ना ना बेटा, गड़बड़ ऐसे नहीं करना चाहिए। क्या करना चाहिए, आपको 1 माइनस एक्स से रेशनलाइजेशन करना चाहिए ना, रेशनलाइजेशन तो करना है मुझे, पर 1 माइनस एक्स से करो, देखो कितना फायदा रहेगा। ठीक है, तो 1 माइनस एक्स का होल स्क्वायर रहेगा, तो ऊपर वाला पोर्शन तो हट गया अंडर रूट, नीचे कितना आ जाएगा, a प्लस बी इंटू ए माइनस बी, तो ये कितना आ जाएगा, अंडर रूट ऑफ 1 माइनस ऑफ एक्स स्क्वायर डी एक्स आ जाएगा। ठीक है, यहाँ तक आ गया ना। आगे सिंप्लीफाई करने के लिए क्या करना चाहिए, सेपरेट सेपरेट कर देना चाहिए, तो सेपरेट कर दिया, तो ये तो बन गया 1 माइनस एक्स स्क्वायर डी एक्स माइनस ऑफ, यहाँ से आ जाएगा एक्स अपॉन अंडर रूट में आ जाएगा 1 माइनस एक्स स्क्वायर डी एक्स। ठीक है, अच्छा इस वाले पॉइंट को आप समझो तो ये तो क्या लिखा हुआ है, साइन इनवर्स ऑफ एक्स लिखा हुआ है। ठीक है, और इसका इंटीग्रेशन 0 to 1 हमने लिमिट लगा दिया, और यहाँ इसको देखो तो क्या लिखा हुआ है, एफ एक्स का टर्म है रूट एफ एक्स, मतलब इसको अगर आप एफ एक्स मानते हो बेटा तो ये कितना चला जाएगा, एफ डैश एक्स में चला जाएगा। ठीक है, तो एक काम ये करते हैं, प्लस साइन यहाँ दे देते हैं, माइनस साइन को मैं यहीं रहने देता हूँ। बस इसको जब डिफ्रेंशिएट करोगे तो 2 नहीं है ऊपर, तो 2 से मल्टीप्लाई कर दो, 2 से आप डिवाइड भी कर दो,
और एक कंसेप्ट भी सीख लो आप लोग लगे हाथों कि अगर मान लो नीचे अंडर रूट एफ एक्स है, ऊपर अगर एफ डैश एक्स है, ठीक है, नीचे अगर रूट एफ एक्स है, ऊपर अगर एफ डैश एक्स है, तो इसका इंटीग्रेशन आता है टू रूट एफ एक्स आएगा, ठीक है, प्लस इंटीग्रेशन कांस्टेंट सी भी लिख दोगे। प्रूफ करना बहुत आसान सी बात है, इसको आप टी मानोगे तो ये वाला पूरा पूरा पोर्शन डी टी में चला जाएगा, तो वन अपॉन अंडर रूट टी लिखा हुआ है, अंडर रूट टी का इंटीग्रेशन कितना आता है, टू रूट टी आएगा, और टी का वैल्यू हमने बाद में पुट कर दिया। ठीक है स्टूडेंट, नाउ यहाँ तक का पोर्शन आपको क्लियर था। अब तो रूट एफ एक्स ऊपर है, इसका एफ डैश एक्स, ये टू एक्स लिखा हुआ है ना, टू इंटू एक्स, एक्स स्क्वायर नहीं ना, टू एक्स, तो इसका जो इंटीग्रेशन आ जाएगा कितना आ जाएगा, हाफ तो यहाँ लिखा है, ये आ जाएगा टू रूट एफ एक्स, ठीक, ये आ गया। ना लिमिट आप लगा दोगे 0 to 1, ठीक है, 2 से 2 कैंसिल हो गया, कोई दिक्कत नहीं है। अब क्या अपर लिमिट पुट कराओगे तो साइन इनवर्स 1, साइन इनवर्स 1 का वैल्यू कितना आता है, 5/2 आएगा, लोअर लिमिट पुट कराओगे साइन इनवर्स 0 तो उसका वैल्यू 0 हो गया, ठीक है, प्लस साइन। फिर यहाँ पर अपर लिमिट पुट कराओगे तो 1 - 1 0 हो जाना है, ठीक है, लोअर लिमिट पुट कराओगे माइनस टाइम, लोअर लिमिट पुट कराओगे तो यहाँ से इसका वैल्यू कितना आ जाएगा, 1 आ जाएगा, फाइनली इसका वैल्यू कितना आ गया, 5/2 -1 आ गया। कौन सा ऑप्शन करेक्ट हुआ, ऑप्शन सी इज करेक्ट ऑप्शन। क्लियर, आई होप आपको ये प्रॉब्लम क्लियर है, और एक आसान सा प्रॉब्लम था, कहीं पर भी कोई दिक्कत नहीं है इस प्रॉब्लम के अंदर। हाँ, अगला प्रॉब्लम क्वेश्चन नंबर 6। ये क्वेश्चन नंबर 6 तो आपको बोर्ड वाली प्रॉब्लम्स में ही, बोर्ड वाली जो बुक है ना वहां पर आपको देखने को मिल जाएगा, और जो कॉम्पिटिटिव की तैयारी करते हैं ना उनके लिए जो सीट मिलती है उसका सॉल्व एग्जाम्पल हो गई, ठीक ना। प्रॉब्लम को समझते हैं, इसका आंसर डायरेक्ट आप बोल दोगे डी ऑप्शन आता है ना। तो क्वेश्चन क्या है, लिमिट ऑफ एक्स टेंड्स टू इंफिनिटी, यहाँ पर लिखा हुआ है एक्स टेंड्स टू इंफिनिटी, क्या दे रखा है, p पावर में है 1/x प्लस q पावर 1/x प्लस r पावर 1/x, और लास्ट में साइन 8 नहीं सॉरी s है ना, s पावर 1/x, ठीक है, अपॉन में कितना है 4 यहाँ पे लिखा हुआ है, और पावर में कितना दे रखा है 3x दे रखा है। तो डियर स्टूडेंट देखो, जब x अब इंफिनिटी को अप्रोच करेगा, इन दैट केस क्या रहेगा, जो 1/x है वो 0 पे अप्रोच करेगा, ठीक है, मैं लिमिट अप्लाई कर रहा हूँ, लिमिट पुट नहीं कर रहा ना, अंतर है दोनों में ना। तो ये 0 को अप्रोच करे तो p पावर 0 कहाँ अप्रोच करेगा, 1 को अप्रोच करेगा, तो ये 1 बना, सिमिलरली ये 1 बनेगा, 1 बनेगा, 1 बनेगा, तो ये 4 हो जाएगा फाइनली ना, तो 1 + 1 + 1 4 हो गया, 4/4 1 आ जाएगा, मतलब ये वाला पोर्शन तो 1 को अप्रोच कर रहा है, ठीक है, ऊपर वाला पोर्शन भी इंफिनिटी को अप्रोच कर रहा है, तो ये कौन सा बन गया, 1 पावर इंफिनिटी फॉर्म बन गया। 1 पावर इंफिनिटी फॉर्म में हमेशा ध्यान रखो स्टूडेंट, जो 1 होता है ना ये अप्रोचिंग 1 होता है, और जो इंफिनिटी होता है ये भी अप्रोच टू इंफिनिटी होता है, कभी भी ये 1 और ऐसे इंफिनिटी नहीं होता, इंफिनिटी तो अपने आप में क्या होता है, नॉट डिफाइंड होता है ना। आई होप आपको ये पॉइंट तो क्लियर है। नाउ यहाँ से आप इस बात को समझो, अब कभी भी अगर मान लो कि 1 पावर इंफिनिटी का फॉर्मेट दे रखा होता है तो उसका हम लिमिट फाइंड आउट कैसे करते हैं, तो डीएस करते क्या है कि जैसे मान लो आपके पास में लिखा हुआ है लिमिट ऑफ एक्स टेंस टू ए, और एफ एक्स पावर जी एक्स लिखा हुआ है, ठीक है, एक्स टेंस टू ए पे मान लेते हैं कि ये 1 को अप्रोच कर रहा है और ये इंफिनिटी को अप्रोच कर रहा है। इन दैट केस इसका जो लिमिट आती है ना, तो हम क्या फॉर्मूला रहता है इसके लिए, फॉर्मूला आपको याद रखना चाहिए, आप ई पावर लिखोगे, जो लिमिट है वो लिमिट लगा दोगे एक्स टेंस टू ए, और यहाँ पे आप लिखोगे फिर जी एक्स इंटू एफ एक्स माइनस 1, ठीक है, इस तरह से रिजल्ट आता है इसका। अब इसको आप क्या कराओगे, नया एक फ्रेश क्वेश्चन मानते हुए इसे आगे आप सिंप्लीफाई कर दोगे ना। तो 1 पावर इंफिनिटी फॉर्म है, तो सॉल्व करने के लिए आप क्या कराओगे, ई पावर में लिखोगे, जो लिमिट है वो लिमिट भी लिखोगे एक्स टेंस टू इंफिनिटी, फिर आप लिखोगे जी एक्स, जी एक्स हमने यहाँ पे लिख दिया 3x, फिर आप क्या लिखने वाले हो एफ एक्स, ये पूरा एफ एक्स है, क्यू पावर 1/x, आर पावर 1/x, और एस पावर 1/x, अपॉन में कितना है 4 और -1, ठीक है, तो हमने इतना लिखा ना ई पावर में। अब आप क्या लिखा होगा, लिमिट ऑफ एक्स टेंस टू इंफिनिटी, लिमिट हमने एज इट ही लिखा, 3/4 को तो मैं बाहर निकाल देता हूँ एज ए कॉन्स्टेंट की तरह, ठीक है, इससे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। यहाँ पे आप, अब मैंने एलसीएम ले लिया इसका ना, तो p पावर 1/x, q पावर 1/x हमने यहाँ लिखा, r पावर 1/x, और s पावर 1/x -4 अपॉन में कितना, ठीक है, यहाँ तक तो हमने ये लिख लिया, और इस वाले पॉइंट को x जो लिखा हुआ है इसको मैं लिख देता हूँ 1/x लिख देते हैं, ठीक है स्टूडेंट, कहीं कोई दिक्कत नहीं हमें। अच्छा, अब इस 4 को भी मैं एक काम करता हूँ 1/1 सबको दे देता हूँ ना, 1/1 सबको डिस्ट्रीब्यूट कर दिया, जब आप सबको डिस्ट्रीब्यूट कर दोगे तो इसको मैं लिख सकता हूँ ई पावर में लिमिट ऑफ एक्स टेंस टू इंफिनिटी, ठीक, ऐसा कुछ लिखा हमने। अब क्या रहेगा 3/4 तो हमने यहाँ लिखा,
इस वाले पार्ट को आप समझो कि ये क्या बनेगा, p पावर 1/x माइनस 1 बना। इसको मैंने कुछ इस तरह से लिखा q पावर 1/x माइनस 1, इसको हमने लिखा r पावर 1/x माइनस 1, इस वाले पार्ट को लिखा s पावर 1/x माइनस 1 लिखा। ठीक है, 1/x को भी मैंने क्या किया, सभी में अलग अलग ऐसे डिवाइड करा दिया, सेपरेट सेपरेट कर दिया ना। क्लियर, यहाँ तक की बात भी क्लियर है। अब आप देखो, जब x इंफिनिटी को अप्रोच कर रहा है तो भाई ये वाला जो पोर्शन है कहाँ अप्रोच कर रहा है, जीरो को अप्रोच कर रहा है। ये वाला पार्ट भी कहाँ अप्रोच कर रहा है, जीरो को अप्रोच कर रहा है। ठीक है, और आप लोगों ने एक फॉर्मूला सीखा होता है, फॉर्मूला सीखते हैं हम लोग, लिमिट ऑफ x टेंड्स टू जीरो। ठीक है, ऐसे कुछ होता है a पावर x माइनस 1 अपॉन में x। तो जब x जीरो को अप्रोच कर रहा है तो ये जीरो को अप्रोच कर रहा है, ये जीरो को अप्रोच कर रहा है, तो फाइनली इसकी वैल्यू कहाँ अप्रोच करती है, ln a को अप्रोच करता है, इसका लिमिटिंग वैल्यू ln a आता है। अच्छा, इसमें एक बात आप ध्यान रखो स्टूडेंट, कि इस फॉर्मूले का ये तो क्या है कि ये तो फॉर्मूला होता है जिसके सहारे हम कोई सी बात को सीख रहे होते हैं ना। ठीक है, अगर इसको हम जनरलाइज करके लिखते हैं ना इस फॉर्मूले को, तो जनरलाइज करके आप कैसे लिखोगे, इसको आप समझो। फॉर्मूला एक्चुअली कहता क्या है ना, फॉर्मूला ये कहता है कि लिमिट, मान लो अगर x टेंड्स टू a है ना, x टेंड्स टू k ले लेते हैं, और हमने क्या लिया, a पावर में fx ले लिया, मान लो माइनस 1 अपॉन में, यहाँ पर भी हमने क्या लिया, सेम क्वांटिटी fx में। x टेंड्स टू k पर अगर ये वाला पोर्शन अगर जीरो को अप्रोच करे, और सेम क्वांटिटी नीचे भी लिखा हुआ है, ये भी अगर जीरो को अप्रोच करता है, ठीक है, x टेंड्स टू k पर जब x k को अप्रोच कर रहा है तो fx भी जीरो को अप्रोच किया, और यहाँ पर भी ये भी वाला पार्ट भी जीरो को अप्रोच कर रहा है, देन ओवरऑल क्या रहेगा, ओवरऑल का जो लिमिटिंग वैल्यू है कितना आता है, ln a आएगा। ठीक, आई होप आपको ये फॉर्मूला क्लियर है ना। नाउ e पावर, अब नाउ मैं इसका देखो, ये जीरो को अप्रोच कर रहा है, ये जीरो को अप्रोच कर रहा है, तो ओवरऑल इसका लिमिटिंग वैल्यू कितना आ जाएगा, ln p आ जाएगा। 3/4 तो हमारे पास एज इट इज लिखा हुआ, इसको लिख देते हैं। यहाँ से देखोगे तो ln p बनेगा, दिस इज ln q, दिस इज ln r, इस वाले पार्ट को, और ये हो जाएगा ln s आ जाएगा। ठीक है, यहाँ तक भी कोई दिक्कत नहीं है ना। आगे जब आप इसको लिखोगे e पावर में आप लिखोगे 3/4, यहाँ तक जाओगे आप, है ना। अभी क्या लिखा, ln log m प्लस log n प्लस log, ऐसे कुछ लिखा है, तो log m इंटू n, ऐसे कुछ टर्म्स आ जाएंगे, तो इसको मैं लिख सकता हूँ ln ऑफ पी क्यू आर एस, ऐसे लिख सकते हैं। ठीक है, अब चाहो 3/4 को आप यहाँ पहुंचा सकते हो, 3/4 को जब आप यहाँ पहुंचाओगे तो ये बनेगा e पावर ln ऑफ पी क्यू आर एस, पावर में कितना आ जाएगा, 3/4 आ जाएगा। ई से ln हट जाता है ना, मतलब फॉर्मूला होता है e पावर ऑफ ln x इज इक्वल टू कितना आता है, x आता है। तो स्टूडेंट देखो, आपने देखा काफी सारे फॉर्मूले आपको यहाँ पर सीखने को मिल गए ना, इस प्रॉब्लम के बहाने कहो या सहारे कहो ना। फिर ई एल एन हट गया तो हमारे पास कितना आ जाएगा, पी क्यू आर एस पावर 3/4 आ जाएगा। पी क्यू आर एस पावर 3/4 आया तो कौन सा ऑप्शन करेक्ट हुआ, ऑप्शन डी इज करेक्ट ऑप्शन हो गया। क्लियर स्टूडेंट, आई होप आपको क्वेश्चन नंबर 6 अब क्लियर है, कहीं कोई इसमें दिक्कत नहीं है। ठीक है, एक आसान सा प्रॉब्लम था, बोर्ड लेवल का प्रॉब्लम है, बोर्ड वाली बुक में आपको जरूर मिल जाएगा। बोर्ड वाली बुक से मेरा मतलब होता है आर डी शर्मा, एनसीईआरटी नहीं, एनसीईआरटी में तो कुछ भी नहीं दे रखा है ना, बट एनसीईआरटी पढ़ना बहुत जरूरी होता है, बिना उसके पढ़े काम नहीं चलता, बोर्ड वाले स्टूडेंट्स के लिए, कॉम्पिटेटिव वालों के लिए नहीं ना। अब क्वेश्चन नंबर 7, क्वेश्चन नंबर 7 समझते हैं। एक 27 पावर 999 इज डिवाइडेड बाई 7, इसको जब 7 से डिवाइड करते हैं तो रिमाइंडर क्या होगा ना, ये पूछा हुआ है। अच्छा स्टूडेंट, इस बात को समझ लो कि इस तरह की जो प्रॉब्लम्स हैं आपको बाइनोमियल चैप्टर में मिलती हैं, और बाइनोमियल चैप्टर में इस तरह की प्रॉब्लम्स की खूब सारी प्रैक्टिस कराई जाती है। जिन स्टूडेंट की प्रैक्टिस कम है, इसकी प्रैक्टिस करके जाओ, क्योंकि प्रॉब्लम आने के चांसेस रहते हैं ना, आ भी सकता है ना। और जिनको मतलब नहीं पता है तो वो अभी टाइम भी है ना, अभी अभी के हिसाब से देखा जाए तो तकरीबन 25 डेज है, जिसको अगर इस तरह कंसेप्ट नहीं पता है तो इस तरह कंसेप्ट को सीख ले ना। तो स्टूडेंट, प्रॉब्लम को सॉल्व करते हैं और इसका तरीका भी समझ लेते हैं। अच्छा, इस तरह की प्रॉब्लम को सॉल्व कैसे करते हो, तो कभी भी अगर मान लो आपको x पावर n को आप y से डिवाइड करते हो और आपको रिमाइंडर फाइंड आउट करना होता है, ठीक है, तो हम करते क्या है, x या x के कुछ पावर को हम क्या करते हैं, इन टर्म्स ऑफ y के मल्टीपल में रिप्रेजेंट कराते हैं। और किस तरह से रिप्रेजेंट कराते हैं, ky प्लस माइनस 1 के फॉर्म में रिप्रेजेंट करते हैं। आई होप आपको मेरी बात क्लियर हो गई। हम क्या कराएंगे, x को या फिर x के कुछ पावर को, x हो गया या x स्क्वायर या x क्यूब हो ना, उसको हम क्या कराएंगे, y के मल्टीपल में रिप्रेजेंट कराएंगे, और कौन से फॉर्मेट में, ky प्लस माइनस 1 के फॉर्म में ही रिप्रेजेंट कराएंगे। मैं इसी के बारे में बात कर रहा हूँ ना, अगर ये फॉर्म होगा तभी वो कारगर सिद्ध होगा, मतलब प्रॉब्लम को सॉल्व करने में हेल्पफुल होगा। ठीक है, तो पहला कंसेप्ट तो आपने ये सीखा। ठीक है, इस प्रॉब्लम से भी समझ लेते हैं।
जो 27 लिखा हुआ है पावर में कितना लिखा हुआ है 999 लिखा हुआ है। 7 से डिवाइड करने पर मुझे करना क्या है, रिमाइंडर निकालना है। तो 27 को इन टर्म्स ऑफ 7 का मल्टीपल मुझे लिखना है। तो ठीक है, 27 को आप क्या लिख सकते हो, 28 27 को आप इससे डिवाइड कराओ तो 28 4 टाइम्स डिविजिबल हो जाएगा, -1 बचेगा, है ना। तो मतलब आप चाहो तो 27 को तो मैं ऐसे लिख सकता हूँ 28 -1, कोई दिक्कत नहीं, तो यहीं से काम चल गया, है ना। 27 का मुझे कोई पावर नहीं लेना पड़ा ना, यहाँ से ही हो गया। ठीक है यहाँ तक। इसके बाद आप दो कंसेप्ट और सीख लो कि आपको कंसेप्ट सीखना जरूरी है। एक कंसेप्ट है अगर ky+1 पावर अगर n है, अगर इस तरह का कुछ फॉर्मेट है तो ये वाला जो पार्ट रहेगा एक्चुअली ky का मल्टीपल होगा, ठीक है, और प्लस में कितना आएगा 1 आएगा। दूसरा अगर मान लो ky-1 पावर अगर n लिखा हुआ है तो इसको मैं क्या लिखूंगा, ये ky का इंटीग्रल मल्टीपल होगा लैम्डा, प्लस साइन आप यहाँ लिखोगे और यहाँ लिखोगे -1 पावर n लिखोगे। ठीक है, तो कंसेप्ट नंबर 2 यहाँ पर आ गया, C2 और C3 कंसेप्ट नंबर 3। ठीक है, दोनों कंसेप्ट आपको क्लियर है, और एक कंसेप्ट हमने यहाँ पर भी सीखा हुआ था। ठीक है, 3 कंसेप्ट यहाँ पर लगते हैं। अब देखो ये जो फॉर्मेट है ky-1 का फॉर्मेट है ना, 28 को आप 7 का मल्टीपल तो लिख सकते हैं ना, 7 × 4 7 के मल्टीपल -1, ऐसे मैंने यहाँ लिख दिया, मतलब इस तरह के फॉर्म में लिख के दिखा दिया आपको। जैसे कोई जरूरत नहीं थी ना, यही से सॉल्व कर सकता था मैं तो, है ना, बट आपके लिए सॉल्व करना है तो आप थोड़ा प्रॉपरली सॉल्व करते हैं। अब बात आती है ky-1 पावर n लिखा हुआ है, ठीक है, तो इस वाले पार्ट को आप क्या लिख दोगे, डायरेक्टली आप लिख सकते हो 7 × 4 का इंटीग्रल मल्टीपल होगा, और प्लस साइन आप यहाँ लिखोगे, -1 पावर है, यहाँ क्या लिखोगे 999 आप लिखोगे। ठीक है, 7 × 4 × लैम्डा हमने यहाँ लिखा, और इसकी वैल्यू कितनी आ गई, -1 आ गई। ये तो हमने इस फॉर्मूले से लिख दिया ना, ज्यादा दिमाग नहीं लगाया। अच्छा, अब कुछ स्टूडेंट्स ऐसे होते हैं उनको लगता है सर ये आया कैसे, आया कैसे, तो बेटा उसके लिए तरीका ये है कि इसको आप क्या करो, बाइनोमियल थ्योरम से एक्सपेंड कर दो। इसको आप क्या लिखोगे, एनसी नॉट लिखोगे, के वाई पावर में कितना आ जाए एन आ जाएगा, फिर आप क्या लिखोगे एनसी वन आएगा, के वाई पावर में n-1 आएगा, फिर -1 पावर 1 कराओगे तो बार -n आ जाएगा। इस तरह से आप चलते जाओगे, जब लास्ट वाला टर्म आप लिखोगे तो एनसी n-1 आप लिखोगे, के वाई पावर में कितना आ जाएगा 1 आ जाएगा, प्लस साइन आप लिखोगे एनसी एन, सेकेंड फर्स्ट टर्म पे तो पावर 0 हो जाएगा, के वाई पावर 0, और यहाँ आ जाएगा -1 पावर n आ जाएगा। अब देखो यहाँ से तो क्या है, के वाई यहाँ से कॉमन आ जाएगा ओवरऑल से ना, इस टर्म तक के वाई कॉमन आएगा, अंदर कुछ ना कुछ टर्म बचेंगे, सारी टर्म इंटीजर ही है, तो फाइनली इंटीजर है तो मैंने इसको लैम्डा मान लिया। के वाई का इंटीग्रल मल्टीपल आ गया और इसकी वैल्यू 1 आ गई, यहाँ पर भी ये 1 लिखा हुआ, और ये क्या बच गया -1 पावर n, ये बच गया, है ना। आई होप आपको अब ये फॉर्मूला भी क्लियर है, किसी को इफ एंड बट नहीं है ना। ठीक है, यहाँ तक तो आ गए। तो 27 हमने पावर में 999 कुछ ऐसे यहाँ दिखा दिया। अच्छा, बात ये है आपको रिमाइंडर निकालना था। अब बात आती है कि रिमाइंडर होता क्या है ना, कुछ स्टूडेंट्स को यही कंफ्यूजन रहती है ना। तो जिनको ये कंफ्यूजन है कि रिमाइंडर क्या होता है, बेटा ध्यान से पढ़ा करो ना। मान लो कोई नंबर m है, इसको आपने n से डिवाइड कराया, ठीक है, कुछ ना कुछ क्वेश्चन q आ गया, अब प्लस कुछ रिमेनिंग क्वांटिटी से यहाँ आती है r आता है, ठीक है, तो इस r को हम क्या बोलते हैं, रिमाइंडर कहते हैं। अच्छा, अपनी इस प्रॉब्लम में कैसे समझना रहेगा, तो m को मैं क्या लिख सकता हूँ, n × q हमने यहाँ लिखा, प्लस हमने r यहाँ पे लिखा, मतलब m को जब मैं n से डिवाइड कर रहा हूँ तो मैंने m = क्या लिखा, n का इंटीग्रल मल्टीपल प्लस कुछ रिमेनिंग क्वांटिटी। जो रिमेनिंग क्वांटिटी होती है उसको हम क्या कहते हैं, रिमाइंडर कहते हैं। तो 27 को मैं क्या कर रहा हूँ, 27 पावर 999 को 7 से डिवाइड कर रहे हैं, तो उसको मैंने क्या किया 7 के मल्टीपल में ब्रेक कर दिया। ठीक है, m को जब n से डिवाइड करते हैं तो m को इन टर्म्स ऑफ n का मल्टीपल आ गया प्लस कुछ रिमेनिंग क्वांटिटी, 7 का मल्टीपल आ गया प्लस रिमेनिंग क्वांटिटी ये आ गया -1। बट क्या रिमाइंडर कभी नेगेटिव नहीं होता, रिमाइंडर तो क्या 7 से डिवाइड कर रहे हो तो 1 और 6 के बीच में ही आना है ना। ठीक है, तो आपने क्या आगे सिंप्लीफाई करने के लिए इसको -6 और +6 मैंने यहाँ कर दिया। ठीक है, 7 हमने यहाँ से कॉमन ले लिया तो ये वाला पोर्शन बन जाएगा 4 लैम्डा -1 और +6 कुछ ऐसे आ जाएगा। ठीक है, तो अब देखो ये 7 का मल्टीपल लिखा हुआ है, 7 इंटू इसको लैम्डा डैश मान लेते हैं, प्लस में क्या आया, कुछ रिमेनिंग क्वांटिटी आ गया। ये जो रिमेनिंग क्वांटिटी होती है ना, इसको कहते हैं रिमाइंडर। ठीक है, तो कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा, ऑप्शन डी इज करेक्ट ऑप्शन। क्लियर स्टूडेंट, आई होप अच्छे से क्लियर होगा आपको, है ना। अगला प्रॉब्लम देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 में क्या दे रखा है, इफ एक मैट्रिक्स ए दे रखा है 1 -3 2k यहाँ पे दे रखा है, और साथ में a² -4a और प्लस 10i इज इक्वल टू कितना दे रखा है, a दे रखा है, देन k इज इक्वल टू, तो ये k ऐसे पूछा हुआ है। ठीक है, तो देखो ये प्रॉब्लम बहुत ही आसान सी है, इस प्रॉब्लम को आपको एक अच्छे कंसेप्ट से सिखाता हूँ ना, जिन लोगों को ये कंसेप्ट पता होगा ना। जिन लोगों को कंसेप्ट नहीं पता है वो इस कंसेप्ट को अच्छे ढंग से याद रखना और इसको ध्यान भी रखना। 2 और k, ये मैट्रिक्स ए है,
ठीक है, ये मैट्रिक्स ए हो गया। अच्छा यहाँ पे देखो इसमें लिखा क्या है, ए स्क्वायर लिखा हुआ है, इसको मैंने यहाँ लिखा, ए को मैं उस साइड ले गया, तो ये कितना आ गया -5 हो गया। ठीक है, यहाँ पे कितना लिखा हुआ प्लस का 10i दैट इक्वल्स टू कितना आ गया 0 आ गया। ठीक है, अब देखो प्रॉब्लम तो बहुत आसान सा है ना, कहीं पर भी कोई दिक्कत नहीं है। अब चाहो तो पहले ए स्क्वायर यहाँ से निकालो, ए स्क्वायर की वैल्यू यहाँ पुट कर दो, ए का वैल्यू यहाँ पुट कर दो, आई का वैल्यू यहाँ पुट करो, सब्ट्रैक्ट वगैरह कराओ और नल मैट्रिक्स के बराबर इक्वेट करके के का वैल्यू फाइंड आउट कर लो ना। प्रॉब्लम का थीम तो ये है सिर्फ और सिर्फ। अब बात ये रहती है कि भाई आपको इसको सॉल्व करना है तो हम क्विकली सॉल्व कैसे कर पाए ना। अच्छा तो पहले आप एक हमेशा एक तरीका सीख लो। कंसेप्ट क्या रहता है, अगर मान लो कोई भी एक मैट्रिक्स ए है, ए बी सी डी, ठीक है, तो हमारे पास एक टर्म आता है कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन। कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशंस क्या होता है, मैट्रिक्स ए का कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन होता है ए स्क्वायर माइनस ए इंटू, यहाँ तो आप क्या लिखोगे ट्रेस ऑफ ए, प्लस साइन यहाँ आप लिखोगे डिटर्मिनेंट ऑफ ए इंटू आइडेंटिटी मैट्रिक्स इज इक्वल टू 0। ठीक है, तो जो मैट्रिक्स ए होगा वो हमेशा इस वाली मैट्रिक्स इक्वेशन को सेटिस्फाई करता है। ठीक है, इस कंसेप्ट को आप याद रखिए। तो आपको आई थिंक कंसेप्ट क्लियर हो गया। अब ये मैट्रिक्स ए है और यहाँ पे क्या है, कुछ ऐसे इक्वेशंस दे रखा है, तो मैं एक काम ये करता हूँ, इस मैट्रिक्स का मैंने क्या किया, कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन फाइंड आउट किया। ठीक है, कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन जब आप निकालोगे तो आ जाएगा ए स्क्वायर, यहाँ से आएगा माइनस ऑफ ए इंटू, इसका मैं क्या लिखूंगा ट्रेस ऑफ मैट्रिक्स ए लिखेंगे, तो ट्रेस ऑफ मैट्रिक्स ए कितना आ जाएगा 1 प्लस ए आ गया। ठीक है, प्लस आप यहाँ पे क्या लिखा हुआ डिटर्मिनेंट ऑफ मैट्रिक्स ए, तो मैट्रिक्स ए का डिटर्मिनेंट कितना हो जाएगा, इसको इधर मल्टीप्लाई करेंगे, इसको इधर मल्टीप्लाई करेंगे, दोनों को सेपरेट कर देंगे, तो ये बन जाएगा k प्लस 6 इंटू में कितना आ गया आइडेंटिटी मैट्रिक्स आ गया। ठीक है, यहाँ तक कुछ ऐसा आ गया। अब चाहो तो इस वाले पार्ट को मुझे करना है, आगे मैं क्या कंपेरिजन कर लेता हूँ, इन दोनों को मैंने कंपेयर किया, भाई मैट्रिक्स इक्वेशन हमने यहाँ से निकाल दिया, ये कुछ दे रखा है ना ये मैट्रिक्स इक्वेशन। अब क्या है कि इसको जब आगे आप सिंप्लीफाई कराओगे तो माइनस, तो ठीक है 1 प्लस के इज इक्वल टू कितना आ गया 5 आ गया। ठीक, एंड के प्लस 6 इज इक्वल टू कितना आ रहा है 10 आ रहा है। तो के का वैल्यू आपने यहाँ से निकाला 4 आया है, और यहाँ से भी जब निकालेंगे के इज इक्वल टू कितना आ रहा है 4 आ रहा है। इट मीन कि बेटा ये तो क्या है कि एक गड़बड़ सा है ना, समझाते हैं ना, के का वैल्यू कितना आ गया 4 आ गया, मतलब दोनों से क्या है सेम सेम वैल्यू आ रहा है। इट मीन कि ये जो इक्वेशन यहाँ पर दे रखा था, ये क्या दे रखा था CH इक्वेशन दे रखा है। ठीक है, ये मैट्रिक्स ए है और मैट्रिक्स ए इस वाली इक्वेशन को सेटिस्फाई कर रहा है, तो ये क्या है कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन ही दे रखा है। ठीक है, तो मैट्रिक्स ए है ना, तो यहाँ से हमने जब वैल्यू निकाला तो ये आ गया। अच्छा दोनों से वैल्यू सेम सेम आ रहा है, तो ये कंफर्मली क्या हो गया कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन हो गया। अगर मान लो यहाँ पर मैं 11i लिख देता, तो ठीक है मैट्रिक्स इसको सेटिस्फाई नहीं करता, वो उससे कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन होता ही नहीं है ना। ठीक, आई होप आपको ये प्रॉब्लम क्लियर है। एक बार मैं अच्छे से समरी कर देता हूँ इसका, तो आपको कुछ पॉइंट ध्यान रखने चाहिए। ये मैट्रिक्स ए है, इसको मैंने सिंप्लीफाई करके इधर ले गया, तो ये मैट्रिक्स ए है, तो मैट्रिक्स ए उसको सेटिस्फाई कर रहा है, तो कंफर्मली इसका ये कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन होगा ही होगा। आप तो इसको हमेशा ध्यान ही रखो। ठीक है, ये मैट्रिक्स ए CH इक्वेशन इसका ये होगा। अब क्या हमें ये बात मालूम है, अगर कोई मैट्रिक्स ए है तो उसका CH इक्वेशन कैसे निकालते हैं, ऐसे निकालते हैं, ये इसका एक ट्रिक है, इसको आप याद रखिए। ठीक है, प्रूफ करना हो तो प्रूफ करने के लिए क्या होता है तरीका, डिटर्मिनेंट ऑफ ए माइनस लैम्डा इज इक्वल टू आप 0 पुट करके सॉल्व कर सकते हैं, यहाँ से हम इसे प्रूफ कर देते हैं। ठीक है स्टूडेंट, आई होप आपको ये प्रॉब्लम क्लियर है अच्छे से, और इस प्रॉब्लम को आप ध्यान रखना, मतलब प्रॉब्लम इन से कंसेप्ट को आप ध्यान रखना। नाउ नेक्स्ट प्रॉब्लम की तरफ मूव करते हैं, क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 में क्या गिवन है, क्वेश्चन नंबर 9 में दे रखा है ए पीस ऑफ चीज है ना, मतलब चीज का टुकड़ा है, इज लोकेटेड एट द पॉइंट 12,10 12,10 पर वो लोकेटेड है इन ए कोऑर्डिनेट प्लेन, मतलब कोऑर्डिनेट प्लेन के अंदर, वैसे तो पॉइंट कोऑर्डिनेट दे रखे हैं तो कोऑर्डिनेट प्लेन में आ गया ना। ए माउस इज एट पॉइंट 4,-2, तो एक चूहा है और वो कहाँ पर है 4,-2 पर है। ठीक, चलो थोड़ा थोड़ा पॉइंट्स बना लेते हैं ना। दूसरा हमारे पास क्या लिखा है, एंड इज रनिंग अप द लाइन y इज इक्वल टू -5x + 18, और इस लाइन पे क्या कर रहा है वो रन कर रहा है। ठीक, तो इस लाइन पे अगर रन कर रहा है तो इस लाइन की अगर मैं इक्वेशंस बनाऊंगा तो ये कुछ इसका इक्वेशन आ गया। ठीक, मतलब स्लोप नेगेटिव आ रहा है और बाई एक्सिस पे इंटरसेप्ट कितना आ रहा है पॉजिटिव आ रहा है, तो इस लाइन का ग्राफ तो कुछ ऐसे आ गया, तो y इज इक्वल टू -5x + 18, हमने यहाँ कुछ ऐसे ले लिया। ठीक है, ए माउस इज एट पॉइंट 4,-2 एंड इज रनिंग अप द लाइन, इस लाइन पे चल रहा है, मतलब इसका मतलब क्या हुआ, इस ये जो पॉइंट है वो इस लाइन पे ही होगा ना। सेटिस्फाई करा के देख लो, y की वैल्यू -2 हमने यहाँ पुट कराई, 4 यहाँ पुट कराएंगे तो -20 + 18 कितना आ गया -2, मतलब ये पॉइंट यहाँ कहीं है ना, तो x पॉजिटिव है और y नेगेटिव है, तो हम यहाँ कहीं बना लेते हैं 4,-2। ठीक, ऐसा कुछ लिखा हुआ है।
और एक चीज का टुकड़ा मैंने मान लिया कहीं यहाँ कहीं मान लेते हैं 10 12 10। ठीक है, ये आ गया। अब आगे क्या बोलना चला है, वो रन कर रहा है और टू गेट द क्लोजर टू द पीस ऑफ चीज, मतलब एक जो माउस है वो ऐसे इसमें चल रहा है और जब ऐसे चलता जा रहा है चलता जा रहा है चलता जा रहा है चलता जा रहा है तो मूव कर रहा है, तो एक बार क्या होगा वो इस वाले पॉइंट के करीब आता जा रहा है, से करीब आता जाएगा, करीब आता जा रहा है, करीब आता जा रहा है ना, कुछ ऐसे पहुंचा। फिर उसके बाद में क्या होगा, एंड गेटिंग फार्दर फ्रॉम द चीज रादर देन क्लोजर टू इट, जैसे जैसे मूव करता जाएगा फिर क्या होगा वो उससे दूर होता हुआ चला जाएगा। ठीक है, इस तरह से दूर होता जा रहा है। तो फिर पूछना जा रहा है एट द पॉइंट ए कोमा बी द माउस स्टार्ट गेटिंग फार्दर फ्रॉम बी, मतलब इस वाले पॉइंट से, मतलब जब वो यहाँ से लीस्ट डिस्टेंस पर होगा, मतलब परपेंडिकुलर जो डिस्टेंस है ना यहाँ पर, जब पॉइंट ए कोमा बी, जब माउस अपना यहाँ कहीं होगा मतलब इस पॉइंट पर होगा, ए कोमा बी पॉइंट पर होगा, इसके बाद क्या होगा वो जो माउस है वो दूर होता हुआ चला जाएगा। ठीक, तो हमसे पूछा क्या है, उसने पूछा है ए कोमा बी फाइंड आउट करो ना, देन द वैल्यू ऑफ ए प्लस बी, ए प्लस बी मुझे निकालना है, मतलब ए प्लस बी निकालना है, ए और बी अगर फाइंड आउट हो गया तो ए प्लस बी हम फाइंड आउट कर लेंगे। ठीक है स्टूडेंट, तो ये बहुत ही आसान सा प्रॉब्लम हो गया। अच्छा इसको आप ध्यान से देखो, अगर आप कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री की हेल्प से समझे, ये तो क्या लिखा हुआ है, पॉइंट है 12, 10, इस पॉइंट से मैंने क्या इस लाइन में परपेंडिकुलर ड्रॉप कर रहे हैं ना, यहाँ पर है, और ये क्या लिखा हुआ है परपेंडिकुलर है, तो ये उसका फुट ऑफ परपेंडिकुलर लिखा हुआ है। मतलब अगर किसी भी लाइन पर इस वाले पॉइंट से अगर आप 12, 10 से फुट ऑफ परपेंडिकुलर जब हम पुट कराएंगे तो इस पॉइंट को मुझे कोऑर्डिनेट निकालने हैं। ठीक है, तो ये तो बहुत ही आसान सा तरीका हो गया, ऐसे कोऑर्डिनेट आपने मान लिया x1, y1 से कोऑर्डिनेट है। ठीक है, तो इसका एक फॉर्मूला होता है x1 - 12 आप लिखोगे अपॉन में, इस लाइन को प्रॉपर तरीके से लिख देता हूँ 5x + y - 18 = 0। तो आप क्या लिखोगे x1 - 12 अपॉन में क्या लिखोगे लाइन का जो x कोफिशिएंट है वो यहाँ लिखोगे, दैट इक्वल टू कितना आ जाएगा y1 - 10 आप यहाँ से लिखोगे, अपॉन में क्या कराओगे लाइन का जो y कोफिशिएंट है वो यहाँ पुट कराओगे, फिर माइनस आप यहाँ पुट कर यहाँ लिखते हैं, इस वाले पॉइंट को लाइन में आप पुट कराओगे तो 12 × 5 जब पुट कराएंगे तो बन जाएगा 60, 10 को जब यहाँ पुट कराओगे तो ये 10 हो जाएगा, और -18 ऑलरेडी यहाँ लिखा हुआ है, अपॉन में कितना आ जाएगा a² + b² आ जाएगा, तो 25 + 1 कितना हो जाएगा, 26 हो जाएगा। ठीक है, इसको अगर देखें तो ये तो कितना आ गया 70, यहाँ से आ गया 70 माइनस अगर 18 आप करोगे तो कितना हो जाएगा, दिस इज 52 हो जाएगा। 26 से जब इसको कैंसिल कराओगे तो ये हो जाएगा 2 टाइम्स, -2 यहाँ पर आ गया। ठीक है, तो 5 को जब इधर मल्टीप्लाई कराएंगे तो -10 बना, इसको इधर भेजा तो +12, तो x1 का वैल्यू तो कितना आ गया 2 आ गया। इसको जब इधर मल्टीप्लाई कराएंगे 1 को मल्टीप्लाई किया तो -1 आया, और -10 को इधर भेजा तो प्लस का 8 हो जाएगा, तो y1 का वैल्यू कितना आ जाएगा 8 आ जाएगा। मतलब जो पॉइंट्स हैं a, b उसके कोऑर्डिनेट क्या है, a का वैल्यू तो 2 आ गया और b का वैल्यू कितना आ गया 8 आ गया। तो a + b हमें कैलकुलेट करना है, तो a + b कितना हो जाएगा 10 हो जाएगा। क्लियर स्टूडेंट, आई होप आपको ये प्रॉब्लम क्लियर है ना। और जिन स्टूडेंट्स को ये फॉर्मूला नहीं मालूम है तो मैं उनको बता देता हूँ, 2 फॉर्मूले आप सीख लो ना, मतलब आप अपने एंड पे आप ट्राई करो ना, फॉर्मूले आप बुक से ढूंढो। एक तो अगर मान लो कि ये लाइन अगर दे रखा है, किसी भी पॉइंट से अगर लाइन पे फुट ऑफ परपेंडिकुलर डालते हैं तो उसके लिए क्या फॉर्मूला होता है, और इस पॉइंट का मुझे इस लाइन के अबाउट अगर मिरर इमेज निकालना है देन इसका क्या फॉर्मूला होता है। इतना सा डिफरेंस है, मिरर इमेज के लिए डबल लेंथ हो रहा था, हमने डबल कर दिया ना, 2 टाइम्स कर देंगे। क्लियर, नाउ अगला प्रॉब्लम, नेक्स्ट प्रॉब्लम डिस्कस करते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 क्या लिखा है, 2 मीडियंस ड्रॉन from acute angle vertices of a right angle triangle intersect at an angle π/6। इसका रखा है एक राइट एंगल ट्राइंगल है। ठीक है, ये राइट एंगल ट्राइंगल हमने यहाँ बना लिया। ठीक है स्टूडेंट, और यहाँ से ये एक्यूट एंगल्स है तो यहाँ से आपने एक मीडियन ड्रॉ किया। ठीक है, सिमिलरली हमने यहाँ से एक मीडियन ड्रॉ किया और दे इंटरसेक्ट एट एन एंगल π/6। ठीक है, तो π/6 एंगल पर इसे इंटरसेक्ट कर रहे हैं, मान लो दिस एंगल इज π/6। ठीक, आगे दे रखा है लेंथ ऑफ द हाइपोटेनस ऑफ द ट्राइंगल इज 3, मतलब ये जो लेंथ है हाइपोटेनस कितना दे रखा है 3 दे रखा है। द एरिया ऑफ द ट्राइंगल इज, तो इस ट्राइंगल का एरिया आपसे पूछा हुआ है। अच्छा स्टूडेंट, तो इस प्रॉब्लम को आप ध्यान से समझो। अब मैं आपको 2 पॉइंट यहाँ पे एक्सप्लेन करने वाला हूँ। जैसे कि अब ये जो प्रॉब्लम लिखा हुआ है तो इसको सोल्व करने के लिए वो 2 अप्रोच हो सकती है। पहली अप्रोच तो क्या होगी कि इसे आप चाहो तो प्रॉपर्टी ऑफ ट्राइंगल की हेल्प से सोल्व कर सकते हो, मतलब यूजिंग ट्रिग्नोमेट्री, है ना, ज्योमेट्री और ट्रिग्नोमेट्री आपने लगा लिया। अच्छा, ज्योमेट्री और ट्रिग्नोमेट्री जब आप लगाते हो तो उसमें क्या आपको काफी कुछ सोचना पड़ता है, कई सारे फॉर्मूलों को याद रखना पड़ता है। ठीक है, तो एक तरीका तो हमारे पास आ गया ज्योमेट्री, और ज्योमेट्री में हमने थोड़ा बहुत ट्रिग्नोमेट्री का भी इन्वॉल्वमेंट ले लिया। ठीक है, ऐसा एक पॉसिबिलिटी तो हमारे पास ये हो सकती है।
अच्छा, ज्योमेट्री से प्रॉब्लम को आप सोल्व करते हो तो आपने कई बार देखा होगा प्रॉब्लम थोड़ा बहुत डिफिकल्ट हो जाता है ना, मतलब ज्योमेट्री में आपको थोड़ा बहुत ज़्यादा सोचना पड़ता है। ठीक है, और एक और तरीका होता है इसको सॉल्व करने का, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। ठीक, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री से क्या होता है, जब आप प्रॉब्लम को सॉल्व करते हैं तो आपको वहां पर ज़्यादा सोचना नहीं पड़ता, बिल्कुल भी दिमाग नहीं लगाना पड़ता, आप उसको फटाफट सॉल्व कर लेते हो स्मूथली। आई होप आपको मेरी बात समझ में आई कि ज्योमेट्री से जब हम प्रॉब्लम को सॉल्व करते हैं तो क्या रहता है कि हमें बहुत कुछ सोचना पड़ जाता है ना। ठीक है, अगर मुझे अपने एंड पे अगर प्रॉब्लम सॉल्व करना रहेगा तो मैं सॉल्व कर दूंगा, बट अगर मान लो आपको एक्सप्लेन करना है और आपको एग्जाम में अगर प्रॉब्लम सॉल्व करना है तो ज्योमेट्री से अगर इजीली सॉल्व हो पाता है तो आप सॉल्व करो, नहीं तो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में एंटर कर जाओ। ठीक है, तो आपसे आपके लिए क्या है, एक नया कंसेप्ट सीखने को मिल गया, आप चाहो तो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री की हेल्प से भी प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हैं। अच्छा, वो सॉल्व कैसे कर सकते हैं, ये प्रॉब्लम थोड़ा सा और ज्यादा आसान हो गया था। कैसे, उसने राइट एंगल ट्राइंगल के बारे में बात कर रहा है, जब वो राइट एंगल ट्राइंगल के बारे में बात कर रहा है तो हम एक काम करते हैं भाई, इसको मान लेते हैं एक्स एक्सिस, इसको मान लेते हैं वाई एक्सिस, समझ सकते हैं। और इस जहां पर राइट एंगल बन रहा है इसको मैंने मान लिया ओरिजिन। ठीक है, इस पॉइंट ए मान लेते हैं, है ना, और इसके कोऑर्डिनेट आपने मान लिया a,0, मतलब ये डिस्टेंस ए आपने ले लिया और ये डिस्टेंस आपने बी ले लिया, तो ये पॉइंट बी आ गया तो इसके कोऑर्डिनेट हो जाएंगे 0,b आ गया। ठीक है, तो ये कंडीशन आपको यहाँ तक मालूम चल गया, मतलब आपने यहाँ तक ऐसे लिख दिया। अब आपको आगे इसको फर्दर सिंप्लीफाई करना है, तो आपको मालूम है ना कि एंगल बिटवीन दीज टू लाइन कितना दे रखा है, π/6 दे रखा है। ठीक है, इन दोनों लाइनों के बीच का एंगल कितना है, π/6 है। तो मैं एक काम करता हूँ, एंगल बिटवीन दीज टू लाइन निकाल लेते हैं। अच्छा, एंगल जब निकालना है तो भाई आपको स्लोप चाहिएगा, इस लाइन का स्लोप चाहिएगा, इस लाइन का स्लोप चाहिएगा। ठीक है, दोनों के स्लोप निकालने पड़ेंगे, तो ठीक है, दोनों का स्लोप निकालने के लिए पहले आपको पॉइंट चाहिए। तो ठीक है, मैं एक काम ही करता हूँ, इस पॉइंट की कोऑर्डिनेट अगर मुझे लिखना वाला ए डैश, ये मीडियन है, तो मीडियन है तो ये क्या होगा, मिड पॉइंट होगा, इसके कोऑर्डिनेट तो आ जाएंगे a/2, 0। ऐसे ये मान लेते हैं बी डैश पॉइंट, इसके जब आप कोऑर्डिनेट लिखोगे तो ये इस साइड लेंथ का मिड पॉइंट होगा, इसके कोऑर्डिनेट आ गए 0,b/2 आ गया। ठीक है, तो हमारे पास ये वाला पॉइंट के कोऑर्डिनेट आ गए, सर इन दोनों कोऑर्डिनेट आ गए। अब मुझे ये वाले पॉइंट के कोऑर्डिनेट और निकालने हैं। ठीक है, कोऑर्डिनेट की जरूरत नहीं है, हमें इस लाइन का स्लोप ही चाहिए ना। ठीक है, इस लाइन का स्लोप तो मैं यहाँ से डायरेक्ट निकाल सकता हूँ, मतलब मैंने क्या किया, स्लोप ऑफ बी ए डैश लिखा, इस लाइन का स्लोप। इस लाइन का जब स्लोप आप लिखोगे तो कितना आ जाएगा, b-y2-y1 अपॉन x2 - x1। तो ये तो कितना बन गया, 2b अपॉन में माइनस ए आ गया। ठीक, सिमिलरली अगर मैं कहता हूँ इस लाइन का स्लोप निकालते हैं, तो स्लोप ऑफ बी डैश ए, इस लाइन का जब आप स्लोप लिखोगे कितना आ जाएगा, y2 - y1, तो हमने क्या किया, b/2 - 0 अपॉन में कितना आ गया, 0 माइनस ऑफ ए, यहाँ से आ गया। तो इस वाले पार्ट को मैं कितना लिख सकता हूँ, b/-2a। ठीक है, तो यहाँ तक तो हमने इन दोनों का स्लोप निकाल दिया। अच्छा, इन दोनों के बीच का जब आप एंगल लिखोगे, एंगल आप क्या लिखोगे, tan थीटा, थीटा कितना रखा है, π/6, दैट इक्वल्स टू कितना आ जाएगा, m1 - m2। ठीक है, मान लो कि ये m1 है और थोड़ी देर के लिए मान लिया m2 है, तो m1 - m2 आपने लगा दिया। तो m1 - m2 जब आप लगाओगे तो 2b माइनस है, माइनस कराओगे तो माइनस माइनस जो है प्लस हो जाएगा, और इट बिकम b/2a, ऐसा कुछ आ गया। मॉड भी लगा लेते हैं ना। अपॉन में आप क्या लिखा हो, m1 - m2 था तो नीचे आएगा 1 + m1 × m2। m1 तो कितना लिखा हुआ है, 2b/a, और यहाँ पर बन जाएगा b/2a। ठीक है, माइनस भी आ रहा था, माइनस माइनस प्लस हो गया। ठीक है, तो हमने यहाँ तक तो लिख दिया। 10π/6 कितना हुआ, 1030 हो गया, 1030 का वैल्यू कितना आता है, 1/√3 आता है। ठीक है, यहाँ तक तो उसको हमने अच्छे से सॉल्व किया ना। उसको आगे और सिंप्लीफाई करते हैं। अब आगे जब सिंप्लीफाई कराओ तो इसका एलसीएम ले लो, यहाँ से तो कितना आ जाएगा, 4ab यहाँ पर बन गया, माइनस का ए भी यहाँ पर बन गया, तो ये तो आ जाएगा 3ab आ जाएगा। अपॉन में कितना आ गया, माइनस ऑफ 2a, सॉरी माइनस साइन ऊपर भेज दिया, तो यहाँ से आ जाएगा अपॉन में 2a, यहाँ से आ गया। क्लियर, तो 2a तो यहाँ तक आ गया, कोई दिक्कत नहीं है। अब आगे समझते हैं, ऊपर वाले पार्ट से तो इतना आया, यहाँ से इसको जब सिंप्लीफाई कराओ तो 2 से तो 2 कैंसिल हो गया। अब देखो यहाँ b² बन गया, यहाँ a² बन गया। ठीक है, तो यहाँ तो आ जाएगा अपना a² आ जाएगा प्लस का b² आ जाएगा, और अपॉन में यहाँ से कितना आ रहा है, a² का टर्म आ रहा है। ठीक है, और ये कितना लिखा हुआ, 1/√3 यहाँ पे लिखा हुआ है। ठीक, तो हमने यहाँ पे लिखा है। अच्छा, इसको और थोड़ा अच्छे से समझ लेते हैं कि ये से तो ये कैंसिल हो गया। अच्छा, एलसीएम आप डायरेक्ट भी ले सकते थे ना, ये थोड़ा सा इस तरह से लेने की जरूरत नहीं थी। यहाँ तो ये कितना बन गया, 3b अपॉन में कितना लिखा हुआ है, 2a।
उसको मैंने एज इट इज यहाँ लिखा। इस वाले पार्ट को देखो तो ए स्क्वायर तो ऊपर चला जाएगा, ए स्क्वायर यहाँ पर आ गया, अपॉन में कितना आ जाएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर यहाँ आ गया, और मॉड भी लगा देते हैं ना, ओवरऑल एक मॉड चल ही रहा है, और इसका वैल्यू कितना दे रखा है 1/√3 दे रखा है। ठीक है, तो ए से ए कैंसिल हो गया, ए से ए कैंसिल हो गया, और ये बन गया 3/2 तो यहाँ पर आ गया, ए बी अपॉन में आ जाएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर आ गया। ठीक है, मॉड हटा भी दो, कोई फर्क नहीं पड़ता मॉड से। तो अभी यहाँ तक कैसे क्लियर है। अब हमें क्या दे रखा है, ए और बी ये साइड लाइन दे रखी थी। अच्छा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का वैल्यू तो आप बाय यूजिंग पाइथागोरस जब आप लिखोगे तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर कितना आ जाएगा 9 आ जाएगा। इसका वैल्यू तो कितना आ गया 9 आ गया। ठीक है, तो 3 से जब 9 को कैंसिल कराओगे तो 3 हो जाएगा। ठीक है, √3 से कैंसिल हो जाएगा तो √3 यहाँ कहीं आ गया। ठीक है, और इसको जब मैं इधर मल्टीप्लाई करा दूंगा तो हाफ ऑफ ए बी का अगर मैं वैल्यू लिखूँ तो कितना आ रहा है √3 आ गया। ठीक है, और हमसे क्या पूछा हुआ, तो एरिया ऑफ ट्राइंगल पूछा हुआ है। एरिया ऑफ ट्राइंगल कितना आ जाएगा, हाफ ऑफ ए बी आएगा, और इसका वैल्यू कितना आ रहा है √3 आ रहा है। तो कौन सा ऑप्शन करेक्ट हुआ स्टूडेंट, ऑप्शन ए इज करेक्ट ऑप्शन। ठीक, आई होप आपको ये प्रॉब्लम अच्छे से क्लियर है, और इसमें कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री वाला जो कंसेप्ट लगा करके सॉल्व किया था, ये वाला पॉइंट पे वो क्लियर होगा। अच्छा, मैं आपको ये टास्क देता हूँ, उसे ज्योमेट्री की हेल्प से सॉल्व करो। ठीक है, किसी को कुछ पूछना होगा तो मैं आपको बता भी दूंगा ना ज्योमेट्री की हेल्प से कैसे सॉल्व करेंगे इस प्रॉब्लम को। हाँ, तो अगला प्रॉब्लम समझते हैं स्टूडेंट। अगला प्रॉब्लम क्या देखा है, क्वेश्चन नंबर 11, इफ जेड इज ए नॉन रियल कॉम्प्लेक्स नंबर, जेड क्या है, एक नॉन रियल कॉम्प्लेक्स नंबर है, देन द मिनिमम वैल्यू ऑफ दिस टर्म इमेजिनरी पार्ट ऑफ जेड पावर 5 अपॉन में क्या लिखा है, इमेजिनरी पार्ट ऑफ जेड होल पावर 5 लिखा हुआ है। ठीक है, इसका मुझे मिनिमम वैल्यू फाइंड आउट करना है। तो सॉल्व करो स्टूडेंट अपने एंड पे इसको, और देन सीधा सॉल्यूशन। तो जेड एक कॉम्प्लेक्स नंबर है, तो आपने मान लिया जेड इक्वल्स टू एक्स प्लस आयोटा वाई, वेयर एक्स और वाई कैसे रियल नंबर होंगे। ठीक है, जेड पावर 5 का इमेजिनरी पार्ट मुझे निकालना है, तो ठीक है हम आसानी से निकाल सकते हैं। जेड पावर 5 क्या होता है, एक्स प्लस आयोटा वाई, पावर में कितना आएगा 5। ठीक है, इसको आप आसानी से एक्सपेंड कर सकते हो, कैसे, यूजिंग बाइनोमियल थ्योरम। तो क्या लिखोगे, 5c0 लिखोगे। फर्स्ट टर्म पे तो क्या आएगा, इन दोनों का डिफरेंस आ जाएगा 5 आ गया, और आयोटा वाई पावर कितना आ जाएगा 0 आ जाएगा। अगला टर्म आप क्या लिखा होगा 5c1, एक्स पे तो क्या आएगा इन दोनों का डिफरेंस, और यहाँ आ जाएगा आयोटा वाई पावर में 1 आ जाएगा। फिर आप क्या लिखोगे 5c2 आपने यहाँ लिखा, एक्स पे क्या आ जाएगा इन दोनों का डिफरेंस आएगा, आयोटा वाई पावर में कितना आ गया 2 आ गया। फिर आ जाएगा 5c3, फिर आप लिखोगे एक्स स्क्वायर और आयोटा वाई पावर में कितना आ जाएगा 3, नाउ प्लस साइन 5c4। 5c4 जब लिखेंगे तो यहाँ तो x बना और यहाँ बनेगा आयोटा वाई पावर में कितना आ जाएगा 4 आ जाएगा। ठीक है, 5c5 x पावर 0 वो 1 हो जाएगा, और यहाँ पर मैंने लिख दिया आयोटा वाई पावर 5। ठीक है, तो हमने बाइनोमियल एक्सप्रेशन की हेल्प से इसको सॉल्व कर दिया। यहाँ तक इसको सॉल्व करके हमने ऐसे लिख दिया। अच्छा, मुझे क्या करना क्या है, सिर्फ और सिर्फ मुझे आयोटा वाले पार्ट से मतलब है ना, कुछ रियल पार्ट आ रहा होगा उसमें बिल्कुल भी इंटरेस्टेड नहीं है, और सॉरी, और कुछ इमेजिनरी पार्ट आएगा ना तो उसको मुझे इंटरेस्टेड है ना, तो इमेजिनरी पार्ट को मैं डायरेक्ट लिख देता हूँ। तो यहाँ से कोई मतलब नहीं, इमेजिनरी पार्ट यहाँ से नहीं है, आयोटा पावर 1 आ रहा है तो इमेजिनरी पार्ट आ रहा है यहाँ से। ये कितना आ गया 5c1 हो जाएगा 5, इसको मैं लिख दूंगा x पावर 4 इंटू में कितना आ गया y आ गया। ठीक है, यहाँ से आयोटा स्क्वायर -1 हो जाएगा, मतलब यहाँ से कोई इमेजिनरी पार्ट नहीं आ रहा। आयोटा की कितना होगा माइनस आयोटा होगा, तो आयोटा कॉमन ले लिया तो माइनस साइन तो यहाँ बच गया। 5c3 को लिख देंगे 5c2 हो जाएगा 54/12, तो ये 10 आ गया, तो 10 हमने यहाँ लिख दिया, और इसका वैल्यू कितना आ रहा है एक्स स्क्वायर इंटू वाई क्यू हमने यहाँ लिखा। आयोटा पावर 4 कितना हो जाएगा 1 हो जाएगा, मतलब ये रियल पार्ट आ रहा है, इसको हटा दो। आयोटा पावर 5 कितना होगा आयोटा होगा। ठीक है, तो आयोटा तो आपने ले लिया कॉमन, 5c5 तो कितना हो जाएगा 1, और यहाँ से आ जाएगा वाई पावर 5। ठीक है, तो इमेजिनरी है ना, ऐसे कुछ आया। तो जेड पावर 5 इज इक्वल टू ये आ रहा है। तो अब मैं यहाँ से एक बात ये बोल सकता हूँ कि इमेजिनरी पार्ट ऑफ जेड पावर 5 अगर मुझे लिखना होगा तो वो कितना आ रहा है 5 इंटू एक्स पावर 4 इंटू वाई माइनस ऑफ 10 इंटू एक्स स्क्वायर वाई क्यू प्लस वाई पावर 5, ऐसे कुछ है। अपॉन में आप क्या लिखोगे इमेजिनरी पार्ट ऑफ जेड, इमेजिनरी पार्ट ऑफ जेड क्या है, पावर में क्या है 5 है। इमेजिनरी पार्ट ऑफ जेड मतलब वाई है ना, जेड का इमेजिनरी पार्ट वाई आ रहा है, और उसका पावर कितना आ रहा है 5 आ रहा है। ठीक है, तो हमने 5 पावर यहाँ लगा दिया। क्लियर स्टूडेंट, आई होप आपको यहाँ तक तो प्रॉब्लम क्लियर है। अब आगे समझो, 5 हमने यहाँ लिखा, ठीक है, वाई पावर 5 को अलग अलग कर देते हैं, ये बनेगा एक्स पावर 4 अपॉन वाई पावर 4 बना। ठीक है, तो एक्स अपॉन वाई पावर में कितना आ जाएगा 4 आ जाएगा। ठीक है, माइनस साइन अलग अलग कराएंगे तो वाई क्यू जब यहाँ से कैंसिल कराएंगे तो वाई स्क्वायर बनेगा, तो इसको मैं लिख सकता हूँ 10 इंटू एक्स अपॉन वाई का होल स्क्वायर। ठीक, ऐसा कुछ आ जाएगा, और इस वाले पार्ट को सिंप्लीफाई कराओगे तो ये 1 लिखा हुआ है। ठीक है, यहाँ तक तो क्लियर है, कोई दिक्कत नहीं है ना। एक्स अपॉन वाई को मैं टी मान लेता हूँ, क्योंकि एक्स अपॉन वाई अपने में क्या है, ये रियल नंबर ये रियल नंबर, तो अपने आप में कोई रियल नंबर रहा होगा तो टी इसको मान लिया।
तो ठीक है, 5t² यहाँ से आ गया, -10t हमने यहाँ लिखा और +1 यहाँ पे लिखा हुआ है ये। क्लियर स्टूडेंट? यहाँ तक की बात तो आपको क्लियर है, कहीं कोई दिक्कत है ही नहीं। ठीक, अब मुझे करना क्या था, इसका मिनिमम वैल्यू हमें फाइंड आउट करना है। अच्छा देखो क्वाड्रेटिक है, तो क्वाड्रेटिक का मिनिमम वैल्यू तो आप आसानी से निकाल सकते हो। अपवर्ड अपॉन क्वाड्रेटिक है तो उसका मिनिमम वैल्यू कितना आएगा, -d/4a आएगा। आप चाहो तो ये फॉर्मूला लगा सकते हो, या फिर चाहो तो परफेक्ट स्क्वायर बना सकते हो। और इसको परफेक्ट स्क्वायर बनाना आसान है। कैसे? अगर मैं 5 ऐड सब्ट्रैक्ट कर दूं, तो 5 जब आप ऐड सब्ट्रैक्ट करोगे तो बेटा ये बनेगा, 5 तो अपने लिए कॉमन, ये बना t² -2t + 1, तो ये बन जाएगा t-1 का होल स्क्वायर -5 + 1, तो ये कितना जाएगा, -4 यहाँ पर आ जाएगा। ठीक है, ऐसा कुछ आया। अब इस वाले पॉइंट को समझे, तो लिखा क्या है, -4 + 5 इंटू t-1 का होल स्क्वायर लिखा हुआ है। ठीक है, दैट टर्म इज इक्वल टू, अब देखो -4 में आप कुछ ऐड कर रहे हो, तो कुछ पॉजिटिव क्वांटिटी ऐड कर रहे हो, मतलब ये नंबर तो उससे बड़ा होगा। ठीक है, और हमें चाहिए मिनिमम नंबर, तो मतलब आप इसका मिनिमम वैल्यू ऐड करा, उसका मिनिमम वैल्यू क्या होगा, 0। तो ठीक है, इसका जो मिनिमम वैल्यू आया है ना, इसको ओवरऑल पार्ट का जो मिनिमम वैल्यू आया कितना आ जाएगा, -4 हो जाएगा। कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा, ऑप्शन बी इज करेक्ट ऑप्शन। क्लियर स्टूडेंट? आई होप आपको ये पॉइंट समझ आ गया। नाउ अगला प्रॉब्लम चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 में क्या दे रखा है, अच्छा ये ऑप्शन से आप मत जाओ ना, यहाँ से आपको ये कैलकुलेट करना है कौन सा ऑप्शन करेक्ट रहेगा ना। क्वेश्चन नंबर 12 में दे रखा है, द कोफिशिएंट ऑफ x⁴ इन ax² + b + 1/bx, पावर में कितना 11 है। सॉरी, मतलब इसके अंदर जो x⁴ का जो कोफिशिएंट है इज इक्वल टू कोफिशिएंट ऑफ x⁻ -7 इन दिस एक्सपेंशन। इसके अंदर जो x⁻ का कोफिशिएंट है वो दोनों कैसे आ रहे हैं, इक्वल आ रहे हैं, देन a और b सेटिस्फाई दिस है ना। तो ठीक है स्टूडेंट, सॉल्व कैसे करेंगे, बहुत ही आसान सा प्रॉब्लम है ये तो। ax² यहाँ पे लिखा हुआ है, 1/bx यहाँ लिखा हुआ है, और पावर में कितना 11 है। तो आपको निकालना है कि कोफिशिएंट ऑफ x⁻7। तो सॉल्व कैसे करते हो, तो दोस्तों आपको नहीं पता कौन सा टर्म कोफिशिएंट ऑफ x⁻7 बनेगा, आप क्या करते हो, जनरल टर्म से स्टार्ट करते हो, लेट tr+1 टर्म बी द कोफिशिएंट ऑफ x⁻7। आपने जनरल टर्म लिखा ना, उसको आप क्या लिखोगे, 11CR, ऐसे लिख सकते हैं 11C, और यहाँ पे जो टर्म होता है सेक कम लिखते हैं। ठीक है, उसके बाद आप क्या कराओगे, जो फर्स्ट टर्म है मतलब ax², इसमें तो क्या आएगा, इन दोनों का डिफरेंस आ जाएगा, मतलब 11 - r आएगा। और सेकंड जो टर्म है 1/bx, इसमें क्या था, नीचे वाला टर्म मुझे पावर में आ जाएगा। ठीक है, यहाँ तक तो ये बात क्लियर हो गई। 11CR हमने यहाँ लिख दिया, a पावर में कितना आ रहा है, 11 - r आ रहा है। ठीक है, और यहाँ से क्या बने, x पावर बनेगा 22 - 2r। ठीक है, x पावर ऊपर जाएगा तो x पावर -r बना, तो ये तो बन जाएगा x पावर 22, फिर हमने यहाँ लिखा -2r और -r, यहाँ से हो जाएगा -3r, और यहाँ टर्म क्या बन गया, 1/b पावर में एक r आ गया। ठीक है, तो ऐसा कुछ हमने लिख दिया। अब मुझे चाहिए क्या था, कोफिशिएंट ऑफ x⁻7 चाहिए। तो फॉर कोफिशिएंट फॉर x⁻7 के लिए क्या होना चाहिए, 22 - 3r, दैट मस्ट भी क्या होना चाहिए, 7 होना चाहिए। इट मीन कि 22 जब 7 कराएंगे तो ये तो बनेगा 15, 3r इधर ले आएंगे तो 3r, तो r का वैल्यू कितना आ गया, 5 आ गया। मतलब r इज इक्वल टू, जब आप 5 पुट कराओगे तो x⁻7 का कोफिशिएंट बनेगा। जब अब कोफिशिएंट क्या आया, ठीक है, उसको भी लिख देते हैं। तो आगे 11C5, r इक्वल टू 5, a यहाँ पर हमने लिखा, 11 - 5 कराएंगे कितना आ जाएगा, 6 आ जाएगा, और यहाँ बनेगा 1/b पावर 5, ये कोफिशिएंट आ गया। ठीक है, इसका कोफिशिएंट ना, मुझे अब इसका कोफिशिएंट निकालना है। ठीक है, तो अगेन नहीं पता कौन सा टर्म इसमें x⁻-7 का होगा, है ना। तो आपने मान लिया tr+1 टर्म बी द कोफिशिएंट ऑफ x⁻-7। तो आप tr+1 लिखोगे, कैसे लिखोगे, 11C, इससे एक कम आप यहाँ लिखोगे 11CR। ठीक है, ax आपने यहाँ लिखा, इसमें इन दोनों का डिफरेंस आ जाएगा 11 - r। ठीक है, सेकंड टर्म क्या लिखा हुआ, -1/bx² लिखा हुआ है, और इससे पावर कितना आ रहा है, इन यहाँ नीचे वाला टर्म है पावर में आ जाएगा। ठीक है, यहाँ तक की बात भी क्लियर हो गई। इसको आगे लिख देते हैं, 11CR तो हमने यहाँ लिखा, यह आ जाएगा a पावर 11 - r, यहाँ से आ जाएगा -1/b पावर में r आ जाएगा, और x का टर्म लिख देते हैं। तो x का टर्म कितना आ रहा है, 11 पावर -r, ये जाएगा x पावर -2r, बेस सेम होगा तो ये ऐड हो जाएगा, तो 11 पावर -3r बन गया। ठीक है, यहाँ तक आ गया। अब मुझे क्या करना है, कोफिशिएंट ऑफ x⁻-7 निकालना है। तो कोफिशिएंट ऑफ x⁻-7 के लिए क्या होना चाहिए, 11 - 3r, इसका वैल्यू होना चाहिए -7। इसको इधर लेके आओगे, ये तो बनेगा 18, और दिस इज 3r, r का वैल्यू कितना आ गया, 6 आ गया। ठीक है, तो r का वैल्यू जब आप 6 यहाँ पुट कराओगे तो कोफिशिएंट निकाल दोगे। तो यहाँ से जो कोफिशिएंट आया वो कितना, 11C6, ये हमने लिखा। a का वैल्यू a पावर में कितना आ जाएगा,
11 माइनस 6 कराएंगे तो 5 आ जाएगा, और यहाँ क्या बनेगा -1/b पावर 6, -1/b पावर 6 कराओगे कितना बनेगा 1/b पावर 6 हो जाएगा। ठीक है, यहाँ से हमने कोफिशिएंट, इसका कोफिशिएंट आ गया और यहाँ से इसका कोफिशिएंट आया। अकॉर्डिंग द प्रॉब्लम दोनों कोफिशिएंट कैसे दे रखे हैं, इक्वल दे रखे हैं। ठीक है, इक्वल दे रखे हैं तो फिर आगे सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, ये तो फॉर्मूला लगा दो NCR इक्वल टू NC n-r, तो ये लेवल C 5 भी लिखा हुआ है, ये पार्ट तो कैंसिल हो गया, a पावर 5 से ये कैंसिल हो जाएगा तो a तो यहाँ से बच गया, 1/b पावर 5 से ये कैंसिल हो जाएगा तो 1/b यहाँ कहीं बच गया। इट मीन कि a इंटू बी का वैल्यू कितना आ रहा है 1 आ रहा है। कौन सा ऑप्शन करेक्ट हुआ, ऑप्शन ए इज करेक्ट ऑप्शन। क्लियर, आई होप आपको ये प्रॉब्लम अच्छे से क्लियर है ना। बहुत ही बेसिक सा प्रॉब्लम है और बोर्ड में ही सीखते हैं ना, इसके लिए कॉम्पिटिटिव की जरूरत नहीं लगती। जिन लोगों की बोर्ड की तैयारी अच्छी होती है ना वो ये प्रॉब्लम आसानी से कर सकते हैं, कहीं भी हमें दिक्कत नहीं लगती इस प्रॉब्लम में। क्वेश्चन नंबर 13, क्वेश्चन नंबर 13 में क्या दे रखा है, द एवरेज ऑफ द 5 कॉन्जुगेटिव ऑड नंबर। तो 5 कॉन्जुगेटिव ऑड नंबर के बारे में बात कर रहा है और उनका जो एवरेज है वो कितना है 61 है। ठीक है, तो हमने 5 कॉन्जुगेटिव ऑड नंबर लेते हैं। पहला ऑड नंबर ले लिया 2n+1, दूसरा ऑड नंबर क्या हो जाएगा फिर 2n+3। ठीक है, ऑड कॉन्जुगेटिव नंबर चाहिए हमें। अगला कौन सा आएगा 2n+5, यहाँ से आ जाएगा 2n+7 और यहाँ से आ जाएगा 2n+9। ये 5 कॉन्जुगेटिव ऑड नंबर हमने ले लिए। सबका एवरेज कितना है 61 है, तो मतलब सबका सम अपॉन में कितना आ जाएगा 5 और दैट इक्वल टू कितना दे रखा है 61 दे रखा है। ठीक है, ऐसे कुछ लिखा हुआ है 2n कितना आ रहा है 5 टाइम्स आ रहा है तो कितना आ गया 10n आ गया। और यहाँ पे कितना लिखा हुआ 1+3 कितना हो जाएगा 4, यहाँ से आ गया 4+5 कितना हो जाएगा 9, 9+7 कितना हो जाएगा 9+7 16, और 16+9 जब आप कराओगे तो कितना हो जाएगा 25। ठीक है, यहाँ तो 25 आ गया। 5 को उधर मल्टीप्लाई कराएंगे तो 5 यहाँ से आ जाएगा, 5 × 6 30 हो जाएगा। ठीक है, इतना कुछ आ गया ना। उसको जब आप सिंप्लीफाई कराओगे आगे तो 10n इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 25 माइनस 25, इसको माइनस करना है तो ये बन जाएगा 280 आ जाएगा। ठीक है, 280 यहाँ से आ गया तो n का वैल्यू कितना आ गया 28 आ गया। ठीक है, तो n का वैल्यू का 28 आया तो वहाँ पर जो डिजिट साइन, ठीक है, तो पूछा जा रहा है द डिफरेंस बिटवीन द हाईएस्ट एंड लोएस्ट नंबर। तो हाईएस्ट और लोएस्ट नंबर के बीच का डिफरेंस क्या होगा, ये तो बहुत ही बेकार क्वेश्चन हो गया था ना। तो हाईएस्ट नंबर तो भाई ये रहेगा और लोएस्ट नंबर ये रहेगा ना। 5 कॉन्जुगेटिव ऑड नंबर है ना, अगर पॉजिटिव आ रहे हैं ना, हाँ एन पे डिपेंड कर सकता है ना, अगर नेगेटिव पॉजिटिव के आ रहे हैं फिर भी क्या डिफरेंस तो सेम ही आना है। तो देखो ये नंबर और इस नंबर का जब आप डिफरेंस निकालोगे स्टूडेंट तो इन दोनों का डिफरेंस कितना आ रहा है हाईएस्ट लोएस्ट का, तो 80 आ गया। कौन सा ऑप्शन करेक्ट हुआ, ऑप्शन सी इज करेक्ट ऑप्शन। क्लियर है ना, बहुत ही आसान सा ऐसी प्रॉब्लम देती है तो फालतू का। अगला प्रॉब्लम क्वेश्चन नंबर 14, क्वेश्चन नंबर 14 में क्या दे रखा है, द एब्सिसा ऑफ ए एंड बी आर द रूट ऑफ दिस इक्वेशन। मतलब ए और बी की जो हमारे पास दो पॉइंट दे रखे होंगे जो एब्सिसा है वो इस इक्वेशन के रूट है। देयर ऑर्डिनेट आर द रूट ऑफ दिस इक्वेशन, और इसके जो ऑर्डिनेट है इन दोनों पॉइंट्स के वो क्या है इस इक्वेशन के रूट है। ठीक है, तो हमने मान लिया पॉइंट ए की कोऑर्डिनेट आप मान लो x1, y1 मान लेते हैं, पॉइंट बी की कोऑर्डिनेट आप मान लो x2, y2 आपने अज्यूम कर लिया। एब्सिसा इस इक्वेशन के रूट है और कोऑर्डिनेट इस इक्वेशन के रूट है। देन इक्वेशन ऑफ सर्कल निकालना विद ABH डायमीटर, इक्वेशन ऑफ सर्कल जब AB डायमीटर हो। ठीक है, तो एब्सिसा अगर इसके रूट है तो आपको एक कंडीशन तो ये मालूम चल गई कि सम ऑफ रूट कितना हो जाएगा यहाँ से -b/a, तो क्या आ गया -2a। और प्रोडक्ट ऑफ रूट जब आप कैलकुलेट कराओगे तो ये बनेगा -b²। यहाँ से अगर आप ऑर्डिनेट इसके रूट है तो y1 + y2 कितना आ जाएगा -2p, और y1 इंटू जब y2 आप कैलकुलेट कराओगे तो ये बन जाएगा -q²। ठीक है, अब इक्वेशन ऑफ सर्कल निकालना है ABH डायमीटर, तो AB अगर डायमीटर हो तो इक्वेशन ऑफ सर्कल क्या आएगा x - x1 इंटू x - x2 प्लस y - y1 इंटू y - y2 इज इक्वल टू 0। ये आ गया इक्वेशन ऑफ सर्कल जब AB क्या है एज ए डायमीटर। इसको जब आप लिखोगे तो x² + y² का टर्म तो यहाँ से आ जाएगा, x² y² x का टर्म आएगा x इंटू x1 + x2, चलो लिख देते हैं, माइनस y इंटू यहाँ से बनेगा y1 + y2 और यहाँ आ जाएगा x1 x2 प्लस y1 y2 इज इक्वल टू 0। ठीक है, नाउ x² + y² तो ठीक है, x1 + x2 का वैल्यू कितना आ रहा है -2a, तो ये तो बन गया प्लस का 2ax, इसका वैल्यू कितना आ रहा है -2b आ रहा है, सॉरी 2p आ रहा है, -2p, ये तो बन जाएगा +2p/, x1 इंटू x2 कितना आया
बी स्क्वायर आया, y1 इंटू वाई टू कितना है माइनस क्यू स्क्वायर आया, दोनों की वैल्यू पुट कर दी तो ये बन गया कुछ ना। ठीक है, तो ये हमारे पास क्या है, इक्वेशन ऑफ सर्कल आ गया। तो कौन सा ऑप्शन करेक्ट रहेगा, 2ax 2py यहाँ पर दे रखा है, माइनस बी स्क्वायर माइनस क्यू स्क्वायर, तो ऑप्शन ए ही कैसा हो गया, करेक्ट ऑप्शन हो गया। क्लियर। अगला प्रॉब्लम क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन नंबर 15 में क्या गिवन है, द टावर T1 of height 60 meter is located exactly opposite to a tower of T2 of height 80 meter on a straight road। मतलब ऐसे कि एक रोड दे रखी है, स्ट्रेट रोड, एक टावर है T1, ठीक है, टावर T1 है और इसकी हाइट कितनी दे रखी है, 60 मीटर दे रखी है। और इसके सामने एक और टावर है, उसकी हाइट क्या दे रखी है, 80 मीटर दे रखी है। दिस इज टावर T2। ठीक है, फ्रॉम द टॉप ऑफ T1 द एंगल ऑफ डिप्रेशन ऑफ द फुट ऑफ T2। तो T2 का जो फुट है, एज मतलब एंगल ऑफ डिप्रेशन की बात करें मतलब ये एंगल है ना, यहाँ से जब आप जाओगे तो ये जो एंगल है, ठीक है। और आगे कहना चाह रहा है इज ट्वाइस ऑफ द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप T2। मतलब यहाँ से जब आप T2 का जब टॉप देखोगे तो एंगल ऑफ एलिवेशन ये बना थीटा है, ये एंगल कितना होगा, 2 थीटा होगा। ठीक, ऐसे कुछ गिवन है। आगे पूछा हुआ है देन द विड्थ इन मीटर ऑफ द रोड बिटवीन द फीट ऑफ द टावर T1 एंड T2। तो दोनों टावर के बीच का जो डिस्टेंस आ रहा है ये हमें फाइंड आउट करना है विड्थ। ठीक है, मान लेते हैं दोनों के बीच की विड्थ x है। ठीक, अगर देखो ये हाइट अगर x 60 है, ये लेंथ भी अगर 60 होगी तो ये लेंथ कितना हो जाएगा, 20 आ जाएगा। ठीक, अगर ये लेंथ 20 है तो आप कह सकते हो ना, जहाँ तक तो ठीक है ना। अच्छा, इसको आगे आप सिंप्लीफाई करना है तो देखो हाइट एंड डिस्टेंस का प्रॉब्लम है, तो हाइट एंड डिस्टेंस के प्रॉब्लम में क्या है, नॉर्मली कुछ थोड़ा बहुत ट्रिग्नोमेट्री रखता है। जैसे अगर इस वाले ट्राइंगल को आप फोकस करो तो इस वाले ट्राइंगल में मैं क्या लिख सकता हूँ, टेन थीटा लिख सकते हैं आप। यहाँ से टेन थीटा कितना आ जाएगा, परपेंडिकुलर अपॉन बेस आ जाएगा। ठीक है, अगर मुझे इस वाले ट्राइंगल में लिखना है, इस वाले ट्राइंगल के हिसाब से अगर मैं लिखूंगा तो क्या लिखूंगा, टेन टू थीटा इज इक्वल टू परपेंडिकुलर लेंथ तो कितना आ रहा है, 60 आ गया, और परपेंडिकुलर लेंथ है ना, बेस कितना आ रहा है, अगेन एक्स ही रहेगा। ठीक, ऐसे कुछ हमने लिखा ना। अब तो क्या है, एक्स निकालना है, एक कंडीशन हम यहाँ से निकाल सकते हैं, कैसे, टेन टू थीटा का फॉर्मूला कितना आता है, 2 टेन थीटा अपॉन में आप लिख दोगे 1 माइनस टेन स्क्वायर ऑफ थीटा दैट इक्वल टू कितना आ गया, 60 अपॉन एक्स। ठीक है, टेन थीटा का वैल्यू पुट कर देते हैं, तो यहाँ से बन जाएगा 2 और ये हो जाएगा 20 अपॉन एक्स, अपॉन में आ जाएगा 1 माइनस 20 अपॉन एक्स का होल स्क्वायर, और दैट इक्वल टू कितना है, 60 अपॉन एक्स आ गया। ठीक है, तो 0 से 0 कैंसिल हो जाएगा, 2 से चाहो तो 3 टाइम्स कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ तो इतना बच गया, देखो 1 अपॉन एक्स आएगा तो ये एक्स है, ये एक्स भी कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, इसका जब आप एलसीएम लोगे तो ऊपर एक्स स्क्वायर यहाँ आएगा और यहाँ एक्स स्क्वायर पहुंच जाएगा। ठीक है, अपॉन में जो टर्म आ रहा हुआ, तो मतलब ये वाला पार्ट तो बन गया 2x स्क्वायर। यहाँ पर अगर देखें तो ये एक्स स्क्वायर है और ये कितना लिखा हुआ है, माइनस 400 लिखा हुआ है, और यहाँ कितना लिखा हुआ है, 3 लिखा हुआ है। ठीक है, यहाँ तक तो ऐसा आ गया सिंप्लीफाई करते हुए। अब इसको इधर मल्टीप्लाई करा हुआ है तो स्टूडेंट ये बनेगा 3x स्क्वायर, इस 2x स्क्वायर को इधर लेके आओगे तो ये बन जाएगा एक्स स्क्वायर। ठीक है, माइनस 400 यहाँ, इसको जब 3 को मल्टीप्लाई कराओगे तो माइनस 1200 बनेगा, इसको मैं इस साइड ले आता हूँ तो ये बन जाएगा प्लस का 1200। ऐसे कुछ आ गया, और एक्स का जब वैल्यू आप लिखोगे ये तो आ जाएगा 12 अंडर रूट, और 100 का स्क्वायर रूट निकालो तो 10 आ जाएगा। अच्छा, यहाँ से भी जब आप लिखोगे तो 4 इंटू 3 लिख सकते हैं, मतलब ये तो 2 रूट 3 इंटू 10 लिखा हुआ है, मतलब ये क्या लिखा हुआ है, 20 रूट 3 लिखा हुआ है। ठीक है, तो एक्स इक्वल टू कितना आ गया, 20 रूट 3 आ गया, तो कौन सा ऑप्शन करेक्ट हुआ, ऑप्शन डी इज करेक्ट ऑप्शन। क्लियर स्टूडेंट, आई होप आपको ये प्रॉब्लम क्लियर है, और एक आसान सा ही प्रॉब्लम था, बिल्कुल भी डिफिकल्ट नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 16, इसको डिस्कस करते हैं। क्या देखा था, एरिया बिटवीन द कर्व y इज इक्वल टू 2 इंटू एक्स पावर 4 माइनस एक्स स्क्वायर, मतलब एरिया बिटवीन दिस कर्व एंड द एक्स एक्सिस एंड द ऑर्डिनेट ऑफ 2 मिनिमा ऑफ द कर्व इज। इस हमें एरिया फाइंड आउट करना है इस कर्व और एक्स एक्सिस के बीच का, और साथ में जो दो ऑर्डिनेट आ रहे हो उतने वाले पार्ट का एरिया आपको फाइंड आउट करना है। ठीक है स्टूडेंट, अच्छा एरिया वाली प्रॉब्लम्स को लेकर के आप हमेशा पहले तो एक बात ये ध्यान रखो, जब भी कभी आपको एरिया निकालना होता है फर्स्ट ऑफ ऑल तो आप उसका ग्राफ ड्रॉ करो, मतलब विदाउट ग्राफ आपको एरिया नहीं निकालना चाहिए, है ना, क्योंकि आप फिर वो निकाल ही नहीं सकते हो, कुछ प्रॉब्लम हो सकता है सॉल्व हो जाए, कुछ प्रॉब्लम फिर आपसे मतलब मैक्सिमम प्रॉब्लम ऐसी रहेंगी जो विदाउट डायग्राम आप उसे सॉल्व नहीं कर सकते। तो ठीक है, तो फर्स्ट ऑफ ऑल तो क्या होना चाहिए, हमें डायग्राम बनाना चाहिए। अब जैसे मान लो कि एक कर्व यहाँ पर दे रखा है 2x स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, ये तो x में एक पॉलिनोमियल है, इसका डायग्राम तो हम आसानी से बना सकते हैं।
कैसे, आपने एक्स स्क्वायर यहाँ से कॉमन ले लिया, इसको मैं कुछ ऐसे लिख सकता हूँ, ठीक है, एक्स स्क्वायर हमने यहाँ लिखा और इसके तो फैक्टर हो जाएंगे 2√x माइनस 1 इंटू √x+1, ठीक। यहाँ तक कुछ ऐसा है। अब यहाँ से देखो तो इसका डायग्राम तो आप ऐसे इजीली बना सकते हो, एक्स इक्वल टू जीरो हमने यहाँ लिखा, ये वाला पार्ट वाई कहाँ कहाँ जीरो हो रहा है, एक्स के जब एक्स का वैल्यू जीरो होगा एक्स इक्वल टू कितना 1/√2 पे जीरो हो रहा है, और साथ में एक्स इक्वल टू -1/√2 पे भी कितना आ रहा है, वाई का वैल्यू जीरो हो रहा है, ठीक है। अब पॉलिनोमियल जब आप इसका डायग्राम बनाओगे तो क्या है, एक्स जब कोफिशिएंट ऑफ एक्स, उसका मतलब आगे क्या प्लस दे रखा है, तो मतलब ग्राफ यहाँ से स्टार्ट होना है, यहाँ से स्टार्ट रहेगा कुछ ऐसे, इस वाले पॉइंट से पास करेगा, फिर वो जीरो से पास करेगा, और मैंने आपको बताया कि जीरो पे क्या है इवन पावर आ रहा है, तो इवन पावर आएगा तो क्या इसी डायरेक्शन में घूम जाएगा, इसी डायरेक्शन में घूम जाएगा, तो फिर क्या रहेगा कुछ ऐसे जाएगा और ये 1/√2 से पास करेगा, फिर डायग्राम कुछ इस तरह से आ जाएगा, ठीक है स्टूडेंट। अच्छा, इस वाले पॉइंट को आप हमेशा ध्यान रखो, जैसे एक डायग्राम में आपको बताऊँ, कभी आपको जैसे मान लो x-1 x-3 है ना, इसका मुझे अगर डायग्राम ड्रॉ करना है तब क्या कराओगे, 1 यहाँ पर आ गया, 2 यहाँ आ गया, 3 यहाँ आ गया, तब यहाँ से स्टार्ट कराओगे, फिर 3 से पास करोगे, फिर 2 से पास करोगे, फिर 1 से पास करोगे, ठीक है। ऑड पावर है तो हम सेकंड डायरेक्शन चला जाएंगे। अगर मान लो कि यहाँ पर स्क्वायर लिख दिया मैंने, सपोज आपको इसका डायग्राम बनाना है, तो 1 2 3, तो यहाँ से आप स्टार्ट करोगे, 3 पे जाओगे आप, ठीक है, फिर आप 2 पे जाओगे, 2 पे इवन पावर आ रहा है तो उसी डायरेक्शन में आप घूम जाओगे, जिस साइड हो मतलब एक्स एक्सिस के जिस साइड है उसी साइड रह जाएंगे, फिर ऐसे आ जाएंगे, फिर 1 पे पहुंचेंगे, पावर ऑर्ड है तो सेकंड साइड निकल जाएंगे, इस तरह से डायग्राम क्लियर। आई होप आपको ये वाला पॉइंट क्लियर हो गया ना, डायग्राम तो क्लियर। अब क्वेश्चन क्या कर रहा है, अकॉर्डिंग द क्वेश्चन हमें क्या करना है, एरिया निकालना है बाउंडेड बाय दिस कर्व एंड एक्स एक्सिस एंड द ऑर्डिनेट ऑफ टू मिनिमा, मतलब एक मिनिमा तो यहाँ आ रहा है और एक मिनिमा यहाँ कहीं आ रहा है, मतलब एक तो मुझे ये वाला पॉइंट निकालना है, एक मुझे ये वाला पॉइंट फाइंड आउट करना है, ठीक है। तो इन दोनों के बीच का जो एरिया है वो हमें कैलकुलेट करना रहेगा, क्लियर स्टूडेंट। अब क्या है, एरिया देखो सिमेट्रिक है, जितना इधर आ रहा है उतना ही यहाँ पर भी आएगा, ठीक है। तो आप क्या कर सकते हो, एक साइड का एरिया कैलकुलेट करोगे और उसको हम 2 टाइम्स कर देंगे, क्लियर। अब बात ये आती है कि भाई यहाँ से पहले इसके ऑर्डिनेट निकाल लेते हैं, कहाँ पर ही मिनिमा आएगा, ठीक है। मैक्सिमम मिनिमा डिसाइड करने के लिए आप क्या करते हो, dy/dx कैलकुलेट करते हैं, dy/dx जब आप यहाँ से निकालोगे तो ये हो जाएगा 8x³ माइनस ऑफ 2x, ठीक है। 2x तो हमने कॉमन ले लिया, तो यहाँ से कितना बच गया 4x² माइनस 1, ठीक है। यहाँ तो आ जाएगा 8x की, यहाँ से आएगा -2x आया, 2x यहाँ से कॉमन लिया, 4x² माइनस 1, ठीक है। और 2x यहाँ से आया, इसके फैक्टर हो जाएंगे 2x+1 इंटू 2x माइनस 1, ये इसके फैक्टर्स हो गए। तो यहाँ से आप देखो तो 0 एक पॉइंट आ रहा है, एक पॉइंट माइनस हाफ आया, एक पॉइंट प्लस हाफ आया, अल्टरनेट प्लस माइनस कुछ ऐसे लगाओ, तो dy/dx का साइन डायग्राम हमने बना दिया, ठीक। अब आप यहाँ से देखो तो माइनस इन्फिनिटी से पहले कर्व डिक्रीज कर रहा है, फिर इंक्रीज किया, ठीक है, यहाँ डिक्रीज कर रहा है और यहाँ इंक्रीज, मतलब यहाँ पर dy/dx नेगेटिव है, यहाँ फंक्शन डिक्रीजिंग है और यहाँ फंक्शन इंक्रीजिंग है, तो डिक्रीज करके फिर इंक्रीज कर रहा है, मतलब यहाँ मिनिमम बन गया, इंक्रीज कर रहा है, फिर डिक्रीज किया, यहाँ तक डिक्रीज किया, फिर इंक्रीज किया, मतलब इस वाले पॉइंट पे भी कितना आ रहा है, मिनिमा आ रहा है, ठीक है। तो यहाँ पर माइनस हाफ पे भी मिनिमा आया, प्लस हाफ पे भी मिनिमा आया, तो मतलब ये वाला पॉइंट तो हाफ आ गया और ये वाला पॉइंट क्या आ गया, माइनस हाफ आ गया, क्लियर। यहाँ तक का पॉइंट हमें क्लियर हो गया। अब मुझे निकालना क्या था, एरिया निकालना है। तो स्टूडेंट जब एरिया आप लिखोगे तो मैं एक काम ही करता हूँ, इस वाले पार्ट को हटा देते हैं, मिनिमम वाले पॉइंट्स हमने निकाल लिए। नाउ एरिया, जो रिक्वायर्ड एरिया होगा वो कितना आ जाएगा, 2 टाइम्स ऑफ 0 टू हाफ, ऐसे कुछ लिखोगे आप बाई dx, तो 2 इंटू 0 टू हाफ तो हमने यहाँ लिखा, y का जो वैल्यू है वो कितना आ रहा है 2 इंटू x⁴ माइनस ऑफ x², ठीक है, dx कुछ ऐसे आ जाएगा ना। इसको आप सिंप्लीफाई कर लो, 2 तो यहाँ लिखा हुआ है ये 2 इंटू, इसको मैं क्या लिख दूंगा, इसका इंटीग्रेशन आ जाएगा x⁴ आ जाएगा, यहाँ से आप लिखोगे x³ यहाँ पर आ जाएगा, ठीक है। और 0 से लेके कहाँ तक जा रहा हो, 1/2 तक जा रहा हो, ठीक। यहाँ से 2 हमने यहाँ लिखा, अब 1/2 को जब आप यहाँ पुट कराओगे तो 1/2 पावर 5 बना, तो 2 से ही कैंसिल हो जाएगा, तो मतलब यहाँ तो बनेगा 1/2 पावर 4 इंटू में कितना आ गया 5 आ गया। यहाँ से जब पुट कराओगे तो 1/2 आएगा, तो 2 हमने यहाँ लिख लिया, इंटू कितना आ रहा है 3 आ गया, ठीक। यहाँ तक तो सिंप्लीफाई हो गया। अब 1/2 हम कॉमन ले लेते हैं, तो 1/2 जब आप कॉमन लोगे तो स्टूडेंट ये बनेगा
टू तो यहाँ लिखा हुआ है, 1/2 क्यू आपने कॉमन ले लिया, ठीक है। 2 क्यू हमने जब कॉमन ले लिया तो 2 यहाँ बच गया, तो यहाँ तो आ गया 1/2 माइनस साइन, 2 क्यू कॉमन ले रखा है तो यहाँ तो बच गया 1/3, ठीक है। 2 क्यू जैसे कैंसिल हो जाएगा तो यहाँ तो बच जाएगा 1/4, 1/4 तो यहाँ हो जाएगा। इसका जब आप एलसीएम लोगे तो ये कितना बनेगा, 3 - 10, तो ये -7 आ रहा है, ठीक है। और अपॉन में कितना आ जाएगा, 30 यहाँ पर आ गया, ठीक। ये हो गया -7/4 × 30 कितना हो जाएगा, 120 आ गया। तो 7/120 लिखा हुआ है, 7/120 लिखा हुआ है, तो इट मीन कि कौन सा ऑप्शन करेक्ट हुआ, ऑप्शन बी, क्योंकि एरिया कैलकुलेट कर रहे हैं तो एरिया की वैल्यू कैसे आनी है, पॉजिटिव आनी है, ठीक है। तो जब आप एरिया निकालोगे तो यहाँ आप मोड लगाओगे क्योंकि वो एक्स एक्सिस के नीचे पोर्शन आ रहा है, क्लियर। तो इसका एरिया मतलब एरिया कितना आ गया, 7/120 आ गया। क्लियर स्टूडेंट, आई होप आपको क्वेश्चन नंबर 16 क्लियर है ना। 17 की तरफ चलते हैं ना। 17 क्वेश्चन क्या दे रखा है, इफ फॉर ए प्लेन x, y, z इंटरसेप्ट आर, फॉर ए प्लेन मतलब x एक्सिस पे, y एक्सिस पे और z एक्सिस पे जो इंटरसेप्ट है वो कितना दे रखा है, 8, 4, 4 दे रखा है रेस्पेक्टिवली। देन द लेंथ ऑफ द परपेंडिकुलर फ्रॉम द ओरिजिन ऑन द प्लेन एज, ठीक है। तो जो प्लेन जो हमारे पास आया उस प्लेन को मुझे करना क्या है, ओरिजिन से डिस्टेंस निकालना है। तो बहुत ही आसान सा प्रॉब्लम हो गया। तो स्टूडेंट आपको मालूम है कि अगर मुझे इक्वेशन ऑफ प्लेन लिखना है जिसका एक्स एक्सिस पे, वाई एक्सिस पे, जेड एक्सिस पे इंटरसेप्ट आपको मालूम है, तो इक्वेशन ऑफ प्लेन कितना आता है, x/a प्लस y/b प्लस z/c=1। तो इक्वेशन ऑफ प्लेन आ गया जिसका एक्स एक्सिस पे इंटरसेप्ट a है, वाई एक्सिस पे इंटरसेप्ट b है और जेड एक्सिस पे c है। तो अभी के हिसाब से इक्वेशन ऑफ प्लेन कितना आ जाएगा, x/8 प्लस y/4 प्लस z/4 दैट इक्वल टू कितना आ गया, 1 आ गया। नाउ इसका जब आप एलसीएम लोगे तो 2 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई डिवाइड कर देते हैं, 8 8 बन जाएगा, तो बेस सेम हो जाएगा तो डायरेक्ट एलसीएम ले लोगे आप। यहाँ बन जाएगा x प्लस 2y प्लस 2z और 8 यहाँ पर आ रहा है, 8 को मैंने इधर भेज दिया, दिस इज द इक्वेशन ऑफ प्लेन आ गया ना। थोड़ा और तरीके से लिख देते हैं, 2z माइनस 8 इक्वल टू 0। और हमसे पूछा क्या है, ये जो प्लेन है उसका ओरिजिन से डिस्टेंस क्या रहेगा। किसी प्लेन का जब आप ओरिजिन से डिस्टेंस निकालोगे 0,0 से, जब आप डिस्टेंस निकालोगे तो ये डिस्टेंस का तो डायरेक्ट फॉर्मूला होता है। आप क्या कराओगे, 0,0,0 को यहाँ पुट कराओगे तो साइड टर्म्स तो 0 हो गई, प्लस 0 प्लस 0 प्लस 0 और -8 अपॉन में आ जाएगा √1², 2 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा, 2 का स्क्वायर 4 हो गया, तो यहाँ तो आ जाएगा 8, ये 9 बनेगा, 9 का स्क्वायर रूट कितना आ जाएगा, 3 आ जाएगा, ठीक। तो डिस्टेंस ऑफ द प्लेन फ्रॉम द ओरिजिन कितना आ गया, 8/3 आया। कौन सा ऑप्शन करेक्ट हुआ, ऑप्शन ए इज करेक्ट ऑप्शन। अगला प्रॉब्लम क्वेश्चन नंबर 18। क्वेश्चन नंबर 18 में क्या दे रखा है, इफ एफ एक्स इज इक्वल टू, ये दे रखा है मतलब एफ एक्स का ये डेफिनेशन होगा जब एक्स कहाँ से कहाँ लाई कर रहा है, -1 से 0 में लाई कर रहा है। एफ एक्स का ये वैल्यू आएगा जब एक्स कैसा होगा, 0 और 1 के बीच में होगा, कंटिन्यूस इन -1 to 1। ये कैसा, -1 से लेकर +1 में कंटिन्यूस है। देन द वैल्यू ऑफ ए इज, ए का वैल्यू पूछा हुआ है, तो ठीक है ये 0 पे क्या फंक्शन ब्रेक कर रहा है, 0 पे ब्रेक कर रहा है तो इसका मतलब 0 पे डिसकंटिन्यूस होने के चांसेस हो सकते थे, बट क्वेश्चन ने बोला है कि इट इज कंटिन्यूस इन -1 to 1। तो इट मीन कि हम ये कह सकते हैं कि जो एफ एक्स है, एफ एक्स इज कंटिन्यूस एट एक्स इक्वल टू 0। एक्स इक्वल टू 0 पे कंटिन्यूस है, अगर 0 पे कंटिन्यूस है तो मतलब 0 पे फंक्शन का वैल्यू और 0 पे फंक्शन का लेफ्ट हैंड लिमिट, और आप ये कह सकते हो 0 पर जो फंक्शन का राइट हैंड लिमिट होगा वो तीनों कैसे होंगे, इक्वल होंगे, ठीक है। तो 0 पे फंक्शन का वैल्यू आप यहाँ से निकाल सकते हो f(0), तो जो f(0) आप यहाँ से निकालोगे तो कितना आ जाएगा, प्लस का 2/-8, ठीक है। अब 0 माइनस एफ ऑफ लिमिट ऑफ x टेंस टू 0 माइनस, ठीक है। तो यहाँ से कैलकुलेट करते हैं, 0 माइनस कहाँ से आएगा, x लेस देन 0 पे ये डेफिनेशन आ रही है, तो ये डेफिनेशन पुट करते हैं f(x) का कितना है, √4 + ax माइनस √4 माइनस ऑफ ax अपॉन में कितना गिवन है, x गिवन है, ठीक है। हमसे a पूछा हुआ है तो अगर इसको मैं लिखने की जरूरत नहीं है ना, इसको लिखोगे 0 प्लस तो आप यहाँ से लिख रहे होंगे, और 0 प्लस में जब लिमिट निकालोगे तो कितना आएगा, इसको -1/4 ही आ जाएगा, डायरेक्ट लिमिट पुट कर दोगे। अब स्टूडेंट देखो ये कितना आ गया, -1/4 तो यहाँ आ रहा है। अब क्या इसका लिमिट मुझे निकालना है, जब x 0 को अप्रोच कर रहा है तो ऊपर वाला पोर्शन भी 0 को जा रहा है, नीचे वाला पोर्शन भी 0 को जा रहा है, ठीक है। ये 0.0 फॉर्म है, और यहाँ जब 0.0 लिखते हैं ना तो हमेशा 0 को अप्रोच करते हुए रहते हैं नंबर, ठीक। तो यहाँ तक अब इसको सिंप्लीफाई करना है, लिमिट फाइंड आउट करना है, तो एक काम करते हैं रेशलाइज कर देते हैं। जब आप रेशलाइज कराओगे तो क्या रहेगा, 4 से 4 कैंसिल हो गया, ऊपर तो बन जाएगा 2ax, नीचे आ जाएगा x
और यहाँ बन जाएगा 4 प्लस ए एक्स अंडर रूट ऑफ, यहाँ आ जाएगा 4 माइनस ऑफ ए एक्स। ठीक है, यहाँ तक क्या पाया। अब x से x भी कैंसिल हो गया और लिमिट क्या लिखा हुआ है, x टेंस टू 0 माइनस लिखा हुआ है, मतलब x 0 की तरफ जा रहा है फ्रॉम द लेफ्ट हैंड साइड। तो ठीक है, डायरेक्ट हम लिमिट पुट करके देखते हैं। लिमिट अप्लाई कराएंगे तो यहाँ से वैल्यू कितना आएगा, 2 आ जाएगा। ठीक है, यहाँ जब लिमिट अप्लाई कराएंगे तो यहाँ भी कितना आएगा, 2 आ जाएगा। तो मतलब ओवरऑल जो लिमिट आ रहा है वो कितना आ गया, ये आ गया। ये 2a/4 लिखा हुआ है, तो 2a/4, तो यहाँ से आ गया a/2 और दिस इज -1/4। 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, तो a का वैल्यू कितना आ जाएगा, -12 आ जाएगा। a का वैल्यू -12 आया, तो कौन सा ऑप्शन करेक्ट हुआ स्टूडेंट, ऑप्शन डी इज करेक्ट ऑप्शन। ठीक, तो बहुत ही आसान सा प्रॉब्लम था, बिल्कुल भी डिफिकल्ट नहीं था, है ना। और ये जो प्रॉब्लम है, ऐसी प्रॉब्लम्स आपको बोर्ड में और कॉम्पिटिटिव में तो खैर आप सीखते ही है ना, कॉम्पिटिटिव के लिए कोई बहुत बड़ी बात नहीं होती। कॉम्पिटिटिव में तो ऐसी प्रॉब्लम्स आप भरमार करते हो, मतलब बहुत भर के सॉल्व करते हो, भर भर के सॉल्व करते हैं ना। चलो जो भी है, क्वेश्चन नंबर 19, अगला क्वेश्चन देखते हैं। 19 में क्या दे रखा है, ए रिलेशन आर इज डिफाइंड इन द सेट, एक रिलेशन इस सेट में डिफाइंड है कि ए कॉमा बी, क्या लिखा हुआ है, सेट ऑफ ऑल ऑर्डर्ड पेयर सच दैट बी इज इक्वल टू कितना, a+1 है। ठीक है, तो रिलेशन इसमें तो ए कॉमा बी इसी को बिलोंग कर रहे हैं, तो हम एक काम ही करते हैं कि रिलेशन फाइंड आउट कर सकते हैं। जब ए का वैल्यू 1 है, ए का वैल्यू हमने 1 लिया, बी का वैल्यू कितना आ रहा है, 2 आ रहा है, 2 यहाँ बिलोंग कर रहा है, ठीक बात है, लिख लेते हैं। ठीक है, जब ए का वैल्यू आपने 2 लिया तो बी का वैल्यू कितना आ रहा है, 3 आ रहा है। तो ए का वैल्यू आपने 2 लिया तो बी का वैल्यू 3 हो जाएगा, 3 लेंगे तो 4 आ जाएगा, 4 लेंगे तो 5 आ जाएगा, और 5 लेंगे तो कितना आ जाएगा, 6 आ जाएगा। ठीक, ऐसे मुझे रखा, 6 लेंगे तो 7 7 आएगा, 7 क्या इंटरवल में है नहीं, तो उसको लेने की हमें जरूरत है ही नहीं। तो स्टूडेंट ये रिलेशन आ गया। अब आपसे पूछना चाह रहा है कि ये जो रिलेशन है ये क्या रिफ्लेक्सिव है, आर ई नाइदर रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक एंड ट्रांजिटिव, इसके बारे में पता लगाना है। ठीक है, हम रिफ्लेक्सिव के बारे में पता लगाते हैं। जब आप रिफ्लेक्सिव का पता लगाओगे तो रिफ्लेक्सिव के लिए क्या होना चाहिए, तो सेम टू सेम होना चाहिए, 1 का 1 से होना चाहिए ना, 2 का 2 से होना चाहिए। तो ऐसा कुछ है ही नहीं, सारे एलिमेंट यहाँ पर नहीं दे रखे, रिफ्लेक्सिव नहीं है। सिमेट्रिक के लिए क्या होना चाहिए कि अगर a कॉमा बी का अगर ऑर्डर्ड पेयर है तो दैट इम्प्लाइज कि b कॉमा a का ऑर्डर्ड पेयर भी रिलेशन में होना चाहिए। 1,2 है, 2,1 है क्या, नहीं है, इसका मतलब सिमेट्रिक भी नहीं है। और ट्रांजिटिव के लिए क्या करते हैं हम कि अगर a कॉमा b अगर रिलेशन को बिलोंग करता है, b कॉमा सी भी अगर रिलेशन को बिलोंग करता है, तो दैट इम्प्लाइज कि a कॉमा सी ये रिलेशन को बिलोंग करना चाहिए। तो क्या ऐसा संभव है क्या, 1,2 तो है यहाँ पर, 2,3 भी है, 1,3 है क्या यहाँ पर, नहीं है, इसका मतलब ये ट्रांजिटिव भी नहीं है। तो इसका मतलब क्या है, आर इज नाइदर रिफ्लेक्सिव नॉट सिमेट्रिक नॉट ट्रांजिटिव। कौन सा ऑप्शन करेक्ट हुआ, ऑप्शन ए करेक्ट ऑप्शन। बहुत ही आसान सा प्रॉब्लम था और बहुत ही छोटा प्रॉब्लम था ना, जो ऐसे ही सॉल्व हो जाता है ना। क्वेश्चन नंबर 20, क्वेश्चन नंबर 20 में क्या दे रखा है, एक इंटीग्रेशन दे रखा है। इंटीग्रेशन क्या दे रखा है, sin x पावर 8 माइनस cos x पावर 8 अपॉन 1 माइनस 2 sin स्क्वायर इंटू cos स्क्वायर x, इसको इंटीग्रेट करना है। तो बहुत ही आसान सी बात है, देखो आप चाहो तो इससे मैं ऐसे लिख सकता हूँ sin x पावर 4 माइनस ऑफ cos x पावर 4, ऐसे कुछ लिखा, अपॉन sin x पावर 4 का होल स्क्वायर और cos x पावर 4 का होल स्क्वायर, ऐसे लिख सकते हैं हम। और नीचे कितना आ गया, 2 sin स्क्वायर एक्स इंटू कॉस स्क्वायर एक्स, ठीक है, और इंटू डी एक्स। ठीक है, ऊपर आप ध्यान से देखो तो क्या लिखा हुआ, a प्लस बी इंटू ए माइनस बी का फॉर्मूला लगा सकते हो। तो a प्लस बी जब लिखोगे तो साइन एक्स पावर 4 इन प्लस कॉस एक्स पावर 4 आ जाएगा। और a माइनस बी जब आप लिखोगे तो ये कुछ ऐसे आ जाएगा, अपॉन में कितना आ रहा है, 1 माइनस ऑफ 2 साइन स्क्वायर एक्स इंटू कॉस स्क्वायर एक्स और डी एक्स आ जाएगा। ठीक है, यहाँ तक भी कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा, इस वाले पार्ट को देखो, आप इसको हमेशा याद रखो, इसके जो वैल्यू आती है वो कितनी आती है, 1 माइनस ऑफ 2 साइन स्क्वायर एक्स इंटू कॉस स्क्वायर एक्स आता है, मतलब ये तो इससे कैंसिल ही हो गया। ठीक है, जिन स्टूडेंट्स को याद नहीं है इसको याद रखो, और इसको प्रूफ करना बहुत आसान बात है ना। ना आप फाइनली आप यहाँ पर आ गए हैं ना, इस वाले पॉइंट को अगर आप समझो तो इसको मैं लिख सकता हूँ साइन स्क्वायर एक्स का होल स्क्वायर माइनस ऑफ कॉस स्क्वायर एक्स का होल स्क्वायर। ठीक है, ओवरऑल पे क्या है, डी एक्स है। यहाँ जब आप फॉर्मूला लगाओ तो a प्लस बी इंटू ए माइनस बी, तो a प्लस बी तो बना साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स बनेगा, और यहाँ आ जाएगा साइन स्क्वायर एक्स माइनस ऑफ कॉस स्क्वायर एक्स डी एक्स। इसका वैल्यू तो 1 हो गया, इसको ध्यान से देखो तो फॉर्मूला लिखा हुआ है
माइनस साइन अगर कॉमन ले लोगे तो कॉस स्क्वायर एक्स माइनस साइन स्क्वायर एक्स, तो इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, कॉस डी एक्स कॉस टू एक्स का फॉर्मूला। अब कॉस टू एक्स है तो कॉस टू एक्स का इंटीग्रेशन कितना आता है, साइन टू एक्स आएगा, अपॉन में एक्स कोफिशिएंट से डिवाइड करा होगा, माइनस साइन अपना ऑलरेडी है ही, और प्लस इंटीग्रेशन कांस्टेंट सी आ जाएगा। तो कौन सा ये आंसर आ रहा है ना, कौन सा ऑप्शन है, माइनस साइन टू एक्स अपॉन टू। तो स्टूडेंट कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा, ऑप्शन बी इज करेक्ट ऑप्शन। क्लियर, एक आसान सा इंटीग्रेशन था। अगला क्वेश्चन नंबर 21। क्वेश्चन नंबर 21 में क्या दे रखा है, लेट पी एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। ठीक है, पी एक्स ये दे रखा है वेयर बी एंड सी आर इंटीजर, बी और सी का वैल्यू इंटीजर है। इफ पी एक्स इज ए फैक्टर ऑफ बोथ एक्स पावर 4 प्लस एक्स 6 एक्स स्क्वायर प्लस 25, मतलब पी एक्स इस वाले पॉलिनोमियल का एक फैक्टर है, पी एक्स इसका भी एक फैक्टर है, देन पी ऑफ वन क्या होगा। ठीक है, ये पूछा हुआ है। तो स्टूडेंट इस प्रॉब्लम को आप सॉल्व कैसे करोगे, अच्छा इसको ट्राई करो ना, ये बहुत ही आसान प्रॉब्लम है, कुछ स्टूडेंट के लिए थोड़ा ट्रिकी हो सकता है सॉरी। इसको सॉल्व कैसे करेंगे समझो, ये जो उसने बोला है तो पी एक्स जो है, दिस इज पी एक्स इज ए फैक्टर ऑफ दिस एंड फैक्टर ऑफ दिस, मतलब इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ एक्स पावर 4 प्लस 6 एक्स स्क्वायर प्लस 25, ऐसे लिख सकते हैं। ठीक है, पी एक्स इसका एक फैक्टर है, तो पी एक्स ऐसे कुछ आएगा। अच्छा पी एक्स अपने आप में एक क्वाड्रेटिक है, तो यहाँ पे अपने आप एक और फैक्टर आ रहा होगा, कुछ ना कुछ, वो क्या रहा होगा, एक क्वाड्रेटिक रहा होगा, मान लो Q1x मान लिया। ठीक है, पी एक्स इंटू इन दोनों को जब मल्टीप्लाई कराओगे तो, ठीक है, यहाँ तक की बात तो क्लियर हो गई आपको। अब उसने बोला है कि जो पी एक्स है वो इसका ही फैक्टर है, इसका मतलब मैं कुछ ऐसे लिख सकता हूँ 3 इंटू एक्स पावर 4 प्लस 4x स्क्वायर प्लस 28x और प्लस 5, दैट इक्वल्स टू मैं ऐसे लिख सकता हूँ पी एक्स इंटू में से कुछ एक क्वाड्रेटिक लिखा हुआ है ही ऑलरेडी, यहाँ पे कुछ ना कुछ क्वाड्रेटिक बन रहा होगा ना, तो मान लो ये कोई क्वाड्रेटिक आया Q2x हमने क्वाड्रेटिक मान लिया। एक तो ये गिवन था हमारे पास, दिस इज गिवन। क्लियर, अब आगे प्रॉब्लम को सॉल्व करना है, मुझे पी एक्स फाइंड आउट करना है। अच्छा मान लेते हैं कि देखो जब पी एक्स हमने ये ले रखा है, पी एक्स इज इक्वल टू ए है ना, अब पी एक्स का मैंने मान लिया कि अल्फा कोई ना कोई एक रूट होगा, तो अल्फा जब हम पुट कराएंगे तो क्या होगा, इन दैट केस यहाँ पे जीरो हो जाएगा। तो हमने मान लिया कि अल्फा क्या है, पी एक्स का एक रूट है, तो जब आप अल्फा जब यहाँ पुट कराओगे ये वाला पोर्शन जीरो हो गया, और जब आप अल्फा यहाँ पुट कराओगे ये क्या बन जाएगा, अल्फा पावर 4 प्लस 6 अल्फा स्क्वायर प्लस 25 इक्वल टू जीरो आ जाएगा। ठीक है, और जब आप ऐसे आप सिमिलरली जब आप अल्फा यहाँ पुट कराओगे ये भी जीरो बनेगा, और यहाँ पुट कराएंगे तो इसका वैल्यू जीरो आ जाएगा। इट मीन कि हमारे पास और क्या कंडीशन आ गया, 3 अल्फा पावर 4 यहाँ से आ गया 4 अल्फा स्क्वायर प्लस 28 अल्फा प्लस 5 इज इक्वल टू कितना हो गया, जीरो हो गया। ठीक है, तो अल्फा हमने इस इक्वेशन का एक रूट मान लिया था ना, पी एक्स का जो क्वाड्रेटिक है उसका एक रूट है, तो ऐसे कुछ आगे अल्फा में कंडीशन आ गई। अब आप चाहो तो देखो मुझे अल्फा में कंडीशन चाहिए, ठीक है, अल्फा में कंडीशन में निकालना, तो एक काम करते हैं अल्फा पावर 4 को हटा देते हैं, अल्फा स्क्वायर हमें चाहिए। तो एक काम मैंने ये किया कि इसको तो किया 3 से मल्टीप्लाई, और दोनों को कर दिया मैंने सब्ट्रैक्ट। तो इसको जब 3 से मल्टीप्लाई करा हुआ 3 अल्फा पावर 3 इंटू अल्फा पावर 4, ये बना 3 इंटू अल्फा पावर 4 तो है ही, ये सब्ट्रैक्ट हो गया, यहाँ से बनेगा 18 अल्फा पावर 2, 18 इंटू अल्फा पावर 2, और यहाँ से कितना 4 है, तो इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ जब आप माइनस कराओगे तो 18 माइनस 4 तो कितना हो जाएगा, 14 अल्फा स्क्वायर आ जाएगा। ठीक, जब हमने सब्ट्रैक्ट कराया तो ये क्या बन रहा है, माइनस 28 अल्फा यहाँ बन रहा है। ठीक है, और इसको इधर मल्टीप्लाई कराएंगे तो ये तो बनेगा 25 इंटू 3 कितना आ जाएगा, 75 यहाँ से आ जाएगा। 75 जब माइनस 5 कराएंगे तो ये कितना बन जाएगा, 70 बन जाएगा, दैट इक्वल्स टू कितना आ गया, जीरो आ गया। अब इसको आप चाहो तो 14 से जब डिवाइड कराओगे तो ये बनेगा अल्फा स्क्वायर माइनस 2 अल्फा, ऐसे आ जाएगा, प्लस कितना आ जाएगा 5 इक्वल टू जीरो आ जाएगा। ठीक, तो अल्फा में ऐसे क्वाड्रेटिक आ गया, और अल्फा में ये जो फैक्टर आ रहा है ना पी एक्स, अल्फा इसको एक सेटिस्फाई कर रहा था, इसकी मतलब अल्फा स्क्वायर जब अल्फा सेटिस्फाई कराएगा तो आप यहाँ कंडीशन लिखोगे ना, अल्फा स्क्वायर प्लस बी अल्फा प्लस सी इक्वल टू कितना आ गया, जीरो आएगा। तो ये पी अल्फा ये आ रहा है, पी अल्फा की वैल्यू कितनी आ रही है, जीरो आ रही है। ठीक है, और ये भी जीरो आ रहा है। अब दोनों का आप चाहो तो ये भी और ये दोनों कैसे होंगे, सेम होंगे। अगर दोनों सेम होंगे तो आप कंपेरिजन से आप वैल्यू निकाल सकते हो ना, तो बी का वैल्यू कितना आ जाएगा, -2 आ जाएगा, और सी का वैल्यू कितना आ गया, 5 आ गया। ठीक है, तो बी का वैल्यू -2 और सी का वैल्यू कितना आ रहा है, 5 आ गया। मीन्स ये हमारे पास क्या आ गया, पी ऑफ अल्फा यही आ गया है ना, दिस इज पी ऑफ अल्फा आ गया।
जब पी ऑफ अल्फा आ गया तो मुझे निकालना है पी ऑफ वन। ठीक है, तो पी ऑफ वन जब आप कैलकुलेट कराओगे तो पी ऑफ वन आ जाएगा वन माइनस टू प्लस फाइव, सिक्स माइनस टू कितना आ जाएगा, फोर आ जाएगा। तो क्या आंसर होगा इसका, फोर इज इसका आंसर रहेगा। ठीक स्टूडेंट, आपको ये समझ आया है प्रॉब्लम? ठीक, और जिनको लग रहा है कि नहीं सर थोड़ी सी कंफ्यूजन है, तो एक बार आप क्या करो, उसको आप रिवाइंड करो ना, और शुरुआत से एक बार फिर से समझने की कोशिश करो। यहाँ पे मैंने जो आपको पॉइंट समझा रहा था ना, उस पॉइंट को आप समझिए और फिर आप इस वाले पॉइंट को समझिए, देन आई होप आपको तब ये क्लियर हो जाएगा। ठीक है, ओके। अगला प्रॉब्लम, क्वेश्चन नंबर 22। 22 देखते हैं क्या दे रखा है। 22 में गिवन है देयर आर 8 रूम, 8 रूम है ऑन द फर्स्ट फ्लोर ऑफ ए होटल, एक होटल के फर्स्ट फ्लोर पर 8 रूम है विथ 4 रूम ऑन ईच साइड ऑफ कॉरिडोर सिमेट्रिकली सिचुएटेड, है ना, दैट इज ईच रूम इज एग्जैक्टली अपोजिट टू वन अनदर। मतलब कुछ ऐसा है कि एक कॉरिडोर है, तो कुछ कॉरिडोर मान लिया, मान लो कि यहाँ पे रूम है, एक रूम ये आ गया, एक रूम यहाँ पर है, एक रूम ये कुछ ऐसे मान लिया और एक रूम हमने ये मान लिया। ठीक है, ऐसे ही कॉरिडोर हमने इधर ले लिया ना, मतलब कॉरिडोर के दोनों साइड ऐसे रूम ले लिया। ठीक है, ये रास्ता टाइप का हो गया। अब उसने बोला है कि रूम हो गया है ना, आगे वो कहना चाह रहा है 4 गेस्ट हैव टू बी अकोमोडेटेड इन द 4 ऑफ 8 रूम। मतलब 4 गेस्ट है हमारे पास में, उनको क्या करना है, इन 8 रूम्स में अकोमोडेट करना है, दैट इज वन इन ईच। मतलब हर एक रूम के अंदर क्या होना चाहिए, एक ही पर्सन होना चाहिए। ठीक है, नो कोई दिक्कत नहीं है। आगे बोला है कि नो टू गेस्ट आर इन एडजेसेंट रूम, कोई भी कोई भी जो दो गेस्ट है वो एडजेसेंट रूम में नहीं होने चाहिए और साथ में इन अपोजिट रूम में नहीं होना चाहिए। मतलब अगर मान लो कि अगर कोई भी एक गेस्ट अगर आपका यहाँ पर आ गया, ठीक है, मतलब कोई भी एक गेस्ट अगर यहाँ पर है, तो फिर क्या अगला पर्सन वो यहाँ नहीं हो सकता और यहाँ नहीं हो सकता। इसका मतलब है कि फिर एक बंदे को फिर यहाँ आना पड़ेगा। ठीक है, अगर मान लो एक बंदा अगर यहाँ गया तो इसके सामने नहीं हो सकता, इसके अपोजिट नहीं हो सकता, मतलब एक बंदे को फिर यहाँ आना पड़ेगा। ठीक है, अगर वो यहाँ पर है तो इसके बाजू में नहीं हो सकता, इसके सामने नहीं हो सकता, मतलब एक पर्सन अब यहाँ आ सकता है। ठीक है, मतलब इस तरह से आ सकता है, मतलब एक 4 पॉसिबिलिटी, सॉरी नॉट 4 पॉसिबिलिटी, एक वन ऑफ द पॉसिबिलिटी ये रही। ठीक है, ऐसा कुछ है ना। आगे बोलना चाह रहा है इफ n इज द नंबर ऑफ वेज इन विच गेस्ट कैन बी अकोमोडेटेड, गेस्ट को हम अकोमोडेट कर सके, n इसके नंबर ऑफ वेज है, तो द वैल्यू ऑफ n/6 इज n/6 का वैल्यू हमसे पूछा हुआ है। क्लियर स्टूडेंट? अच्छा, तो एक पॉसिबिलिटी तो देखो ये हो गई। अच्छा, एक और पॉसिबिलिटी ये भी तो हो सकती है कि मान लो कि ये वाला जो पर्सन है वो इधर ना बैठ करके इधर आ जाए, मतलब हम शुरुआत इस साइड से कर दें। भाई ऐसे मान लो रूम यहाँ पर है, 4 रूम हो गए, थोड़े बेकार रूम है। ठीक है, मान लो कि पहला पर्सन अपना यहाँ आ गया, ठीक है, फिर ये बंदा यहाँ नहीं हो सकता और इसके बाजू में नहीं हो सकता, फिर यहाँ हो सकता है। ठीक है, अगर इसके फिर बाजू में नहीं हो सकता तो इसके सामने यहाँ हो सकता है। ठीक, और जब यहाँ पर है इसके बाजू नहीं होगा फिर इसके सामने होगा। मतलब ये 4 जो राइट प्लेस बने हुए हैं ना, मतलब पर्सन यहाँ से जब स्टार्टिंग कर रहे हैं तो ऐसा हो सकता है। मतलब दो ही केसेस बन सकते हैं, या तो ये वाला केस बन रहा होगा या फिर ये वाला केस बन रहा होगा। ठीक है, चारों पर्सन को मतलब वन ऑफ द केस में आपने एक पर्सन को आपने यहाँ बिठा दिया, एक पर्सन अपने जैसे ये पर्सन आ गए जो रेड वाले में ना, ये पर्सन्स हो गए और ये पर्सन्स है ना यहाँ पर। अच्छा, इन चारों पर्सन्स को आप कितने बेस से अरेंज कर सकते हो, 4 फैक्टोरियल बेस से अरेंज कर सकते हो। और ये इस तरह का केस बनेगा जहाँ पर कोई भी उसके सामने नहीं होगा, ना ही उसके कोई बाजू में होगा। अच्छा, एक और पॉसिबिलिटी ये बन सकती है, इसमें भी कितना आ रहा है, इन चारों पर्सन्स को 4 फैक्टोरियल बेस से अरेंज करा सकते हो, 2 केस पॉसिबल है। तो कितना है टोटल नंबर ऑफ बेस कितना हो जाएगा, एन इक्वल्स टू कितना आ जाएगा, 2 इंटू 4 फैक्टोरियल, तो ये आ गया 2 इंटू 24 आ गया। और आपसे पूछा हुआ n/6, तो ये हो जाएगा 2 इंटू 24/6, 6 4 जा कितना आ जाएगा 24, है ना। तो ये आ जाएगा 4 यहाँ पर आ गया, 2 इंटू 4 कितना हो जाएगा 8 हो जाएगा। तो क्या आंसर रहेगा, 8 इज ऑप्शन। तो ठीक है स्टूडेंट्स, का सॉल्यूशन क्लियर, तो आंसर इज 8। नाउ अगला प्रॉब्लम डिस्कस करते हैं। क्वेश्चन नंबर 23 में क्या गिवन है, लेट एक फंक्शन एफ है, ठीक है, सेट ए से सेट बी में डिफाइंड है, बी ए डिफरेंशियल फंक्शन सच दैट एफ ऑफ 1 का वैल्यू कितना दे रखा है, 1/3 दे रखा है। और आगे कंडीशन दे रखा है 6 इंटू 1 टू एक्स एफ ऑफ डी टी इज इक्वल टू 3x इंटू एफ एक्स माइनस एक्स क्यू। ठीक है, कंडीशन ये दे रखा है। और ये कंडीशन क्या हुआ, जब x 1 के इक्वल हो या फिर 1 से बड़ा हो। देन आपसे पूछा हो देन वैल्यू ऑफ 3 इंटू एफ ऑफ 2, एफ ऑफ 2 का 3 इंटू एफ ऑफ 2 का मुझे वैल्यू निकालना है। क्लियर, मतलब क्लियरली बात है कि अगर आपको एफ एक्स अगर आप निकाल पाए तो इसमें x इक्वल टू आप 2 पुट कर दोगे तो वहां से क्या आ जाएगा, एफ ऑफ 2 निकल आएगा और उसको 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो मेनली क्या हो गया, इस वाली प्रॉब्लम में मुझे एफ एक्स फाइंड आउट करना है। ठीक है स्टूडेंट,
अच्छा, मैं आपसे एक सवाल पूछता हूँ कि इस तरह की जो प्रॉब्लम्स है वो आपको कहाँ देखने को मिलती हैं, मतलब किस चैप्टर में आप देखते हो? तो ऑब्वियस सी बात है कि स्टूडेंट कैसा इंटीग्रेशन में, इंटीग्रेशन तो है ही, मतलब डिफरेंस डेफिनेट इंटीग्रेशन में कुछ प्रॉब्लम्स आपको मिलेगी। और ज़्यादातर जो प्रॉब्लम्स आपको मिलेंगी आप देखना कि इसको डिफरेंशियल इक्वेशन में मिलती हैं। ठीक है, और इस तरह की प्रॉब्लम को सॉल्व करने का एक तरीका रहता है। तरीका क्या रहता है, मतलब स्टार्टिंग पॉइंट कुछ ऐसा रहता है कि आपको मैक्सिमम ऐसे ही करना चाहिए ना। जैसे अभी मैं आपको बताने वाला हूँ कैसे स्टार्ट करना चाहिए। क्या दे रखा है, ये गिवन है 3x इंटू एफ एक्स माइनस ऑफ एक्स क्यूब। तो मैक्सिमम इस तरह की प्रॉब्लम्स हम करते क्या है, पहले हम डिफरेंशिएट करते हैं। ठीक है, बाई यूजिंग डिफरेंशिएशन आप सॉल्व करा करो। अब इसको डिफरेंशिएट करना है तो इंटीग्रेशन वाले पार्ट को डिफरेंशिएट करने के लिए हमें लेबनिज थ्योरम लगाना पड़ेगा। जिन स्टूडेंट को लेबनिज नहीं आता है वो पहले लेबनिज सीख लें, और लेबनिज नाम यहाँ से देख लें वो ना। ठीक है, तो डिफरेंशिएट करते हैं। तो 6 तो यहाँ लिखा हुआ है, इसको जब डिफरेंशिएट कराओगे तो यूजिंग लेबनिज थ्योरम। लेबनिज थ्योरम होता क्या है, मैं थोड़ा ब्रीफ में बता देता हूँ। अपर लिमिट आप पुट कराओगे इनटू उसका डिफरेंशिएशन, फिर माइनस साइन, लोअर लिमिट पुट करोगे इनटू उसका डिफरेंशिएशन, कितना आ गया 0। फिर यहाँ क्या लिखा हुआ है, 3 को तो बाहर निकाला, इसको जब x को बाहर निकालोगे एफ एक्स का डिफरेंशिएशन एफ डैश एक्स, फिर प्लस साइन एफ एक्स को बाहर निकालोगे x का डिफरेंशिएशन 1, और यहाँ कितना लिखा हुआ है माइनस ऑफ 3x स्क्वायर, इसका डिफरेंशिएशन किया जाएगा। ठीक, यहाँ तक की बात हमें क्लियर है। डिफरेंशिएट कर दिया, अरे देखो 3 यहाँ से कॉमन आया, ये कैंसिल होकर कितना हो जाएगा 2 टाइम्स हो जाएगा। क्या क्या बच गया, तो 2f(x) तो यहाँ कहीं आ रहा है। ठीक, ये 0 हो ही गया। यहाँ से क्या आ गया, x एफ डैश एक्स आ रहा है। ठीक है, इधर कितना आ रहा है, एफ एक्स आ रहा है, और माइनस ऑफ एक्स स्क्वायर यहाँ पर आ रहा है। अच्छा, अब इसको समझो, एक्स स्क्वायर को तो मैंने इस साइड भेज दिया। ठीक है, एक्स एफ डैश एक्स हमने यहाँ रखा, इसको इधर ले जाएंगे, ये क्या बन जाएगा माइनस ऑफ एफ एक्स। ठीक, ऐसा कुछ आ गया। अब चाहो तो देखो एक एल डी लिखा हुआ है, एल डी के पैटर्न से सॉल्व कर सकते हो, या फिर आप चाहो तो देखो इस प्रॉब्लम में क्या एक खास बात ये है कि एक्स तो यहाँ पर है, एफ डैश एक्स यहाँ पर है, और एफ एक्स यहाँ है। मैं एक्स स्क्वायर से डिवाइड कर दूं। ठीक है, और जैसे आप एक्स स्क्वायर से डिवाइड करोगे तो बेटा कुछ समझ में आता है आपको क्या लिखा हुआ है, इसको समझने की कोशिश करो। ये कुछ यू अपॉन बी का डिफरेंशिएशन हो रहा है, कुछ यू अपॉन बी वाला फॉर्मूला लगते हुए, और ये एफ एक्स अपॉन एक्स का डिफरेंशिएशन क्या होगा, यही होगा ना। अगर आप एक्स को इसको डिफरेंशिएट कराओगे, इसका स्क्वायर कराओगे, एक्स को एज लिखोगे, अपर को डिफरेंशिएट करोगे एफ डैश एक्स, माइनस अपर को एज पुट करते हैं, फिर लोअर का डिफरेंशिएशन करते हैं, यही आ जाएगा। ठीक है, आई थिंक आपको क्लियर हो गया ना। नाउ मुझे क्या निकालना था, एफ एक्स निकालना था। ठीक है, आगे इसको इंटीग्रेट करते हैं। जब आप इसे इंटीग्रेट कराओगे, ठीक है, इंटीग्रेट विद रेस्पेक्ट टू जब एक्स करेंगे तो यहाँ तो इसका इंटीग्रेशन तो आ जाएगा एक्स, और यहाँ कितना आ जाएगा एफ एक्स अपॉन में एक्स, और साथ में कुछ इंटीग्रेशन कॉन्स्टेंट सी आ गया। ठीक है स्टूडेंट, तो इसका मतलब फाइनली यहाँ तक हम पहुंच गए। और साथ में क्या, सी को निकालने के लिए कंडीशन दे रखी है, एफ ऑफ 1 का वैल्यू कितना है 1/3 है। नहीं सर, इसमें अगर मैं एक्स इक्वल टू 1 अगर पुट करता हूँ तो एफ ऑफ 1 का वैल्यू कितना आ जाएगा, एफ ऑफ 1 इक्वल टू कितना आ जाएगा 1/3 आएगा। तो एक्स इक्वल टू 1 आपने पुट किया, तो यहाँ तो बना एफ ऑफ 1, एक्स इक्वल टू 1 यहाँ पर आया, प्लस सी यहाँ पर आ गया। ठीक है, एफ ऑफ 1 का वैल्यू कितना है 1/3 है, तो 1/3 आपने यहाँ पुट किया, इस साइड लेके जाएंगे तो 1 माइनस 1/3 होगा, मतलब सी का वैल्यू आ गया 2/3 आ गया। ठीक है, तो सी का वैल्यू कितना हो गया 2/3। ठीक, और हमसे क्या पूछा गया, एफ ऑफ 2 पूछा हुआ है। तो एक काम ही करते हैं, इसमें आप एक्स इक्वल टू 2 पुट कर देते हैं। तो एक्स इक्वल टू 2 पुट कराओगे इस वाली कंडीशन में, तो 2 तो यहाँ पर आ गया, तो यहाँ बनेगा एक्स इक्वल टू 2, एफ ऑफ 2 आएगा, अपॉन में 2 आ गया, सी का वैल्यू कितना आ रहा है 2/3 आ रहा है। ठीक है, ऐसा कुछ हो जाएगा ना। इसको जब आगे सिंप्लीफाई कराओगे तो 2, इसको मैं इस साइड ले जाता हूँ, तो 2 माइनस हाफ, सॉरी बेटा, इसको इस साइड ले जाते हैं ना, थोड़ा यहाँ लिखते हैं ना, थोड़ी जगह कम पड़ रही है। तो 2 माइनस 2/3 इज इक्वल टू कितना आ गया, एफ ऑफ 2 अपॉन में 3 आ गया। अब इसका एलसीएम लोगे तो कितना है 6 माइनस 2, तो ये बन जाएगा 4/3। तो 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा, तो एफ ऑफ 2 का वैल्यू कितना आ जाएगा 4 आ जाएगा। तो कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा स्टूडेंट, ऑप्शन तो दे ही नहीं रखे इसमें ना, तो क्या आंसर आएगा इसका, आंसर इज 4 होगा। ठीक, ओके, अगली प्रॉब्लम देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 24 में क्या दे रखा है, इफ y इज इक्वल टू 10 वर्स ऑफ sec x माइनस 10x देन द वैल्यू ऑफ dy ओवर dx। तो dy ओवर dx का वैल्यू क्या रहेगा। ठीक है, बुक्स में नॉर्मली बोर्ड में मिल जाएगा आपको ना, क्वांटिटी की बात तो छोड़ो।
आईडी शर्मा पढ़ा करो, उसमें क्या बहुत सारी प्रॉब्लम दे रखी होती है, जो बोर्ड के स्टूडेंट्स हैं खासतौर से उन्हीं की बात कर रहा हूँ मैं। जो कॉम्पिटिटिव की तैयारी कर रहे होते हैं वो तो भाई जो उनका मटेरियल होता है ना कोचिंग का, वही लगाया करो। और बोर्ड वाले जो स्पेशली से बोर्ड ही बोर्ड पढ़ रहे होते हैं तो बोर्ड के साथ साथ एनसीईआरटी तो पढ़ना ही चाहिए ना, आपको बेसिक रहता है ज्यादातर, क्योंकि गवर्नमेंट उसी को लेके हल्ला मचाती रहती है कि एनसीईआरटी एनसीईआरटी। बट आपको अगर थोड़ा सीखना रहता है, बोर्ड वाले स्टूडेंट आईडी शर्मा में पढ़ लिया करो। और जो कॉम्पिटिटिव वाले रहते हैं वो तो भाई अपना स्टडी पैकेज लगाओ, स्टडी मटेरियल लगाओ, है ना, जेई मेन और जेई एडवांस की प्रॉब्लम्स लगाओ, उनके लिए आईडी शर्मा की कोई जरूरत नहीं रहती है ना। तो बाई इज इक्वल टू कितना दे रखा है, ये दे रखा है, इसको डी वाई ओवर डी एक्स निकालना है। ठीक है, बहुत आसान सी बात है। वाई इज इक्वल टू टेन इनवर्स सेक एक्स को आप क्या लिख सकते हो, वन अपॉन कॉस एक्स लिख सकते हैं। साइन एक्स अपॉन कॉस एक्स लिखेंगे, जब एलसीएम लोगे तो ये आ जाएगा वन माइनस साइन एक्स अपॉन में कॉस एक्स आ गया। आगे जब सिंप्लीफाई कराओगे तो इस वन को तो मैं लिख सकता हूँ साइन स्क्वायर ऑफ एक्स बाई टू कॉस स्क्वायर ऑफ एक्स बाई टू। इस साइन एक्स को हम क्या लिख सकते हैं, साइन एक्स बाई टू इंटू कॉस एक्स बाई टू, ऐसे लिख सकते हैं। ठीक है, इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, कॉस स्क्वायर ऑफ एक्स बाई टू, है ना, ऐसे कुछ फॉर्मूला लगाएंगे। इसको चलो लिख देते हैं कॉस स्क्वायर ऑफ एक्स बाई टू माइनस साइन स्क्वायर ऑफ एक्स बाई टू, ये फॉर्मूला लगा दिया। नाउ अब आप समझो टेन इनवर्स ऑफ, अब ये क्या आ जाएगा, ऊपर वाले पार्ट को तो मैं लिख सकता हूँ कॉस एक्स बाई टू माइनस, इसको हमने लिख सकते हैं कॉस एक्स बाई टू माइनस ऑफ साइन एक्स बाई टू का होल स्क्वायर। ठीक है, न्यूमरेटर वाले पार्ट को हमने ऐसे लिखा। डिनोमिनेटर वाले पार्ट को हम क्या लिख सकते हैं, ए प्लस बी साइन एक्स बाई टू, और यहाँ से हम लिखेंगे ए माइनस बी। ठीक है, कुछ ऐसे आ जाएगा, ए माइनस बी से ये वाला पोर्शन कैंसिल हो जाएगा, तो वाई इज इक्वल टू वन टेन इनवर्स ऑफ, ये बनेगा कॉस एक्स बाई टू माइनस ऑफ साइन एक्स बाई टू अपॉन में आ जाएगा कॉस एक्स बाई टू प्लस साइन एक्स बाई टू आ जाएगा। ठीक है, यहाँ तक आ गया। अच्छा एक और पॉइंट समझो, यहाँ से कॉस एक्स बाई टू कॉमन ले लोगे, तो जब कॉमन ले लोगे तो बेटा ये बन जाएगा टेन इनवर्स ऑफ वन माइनस टेन एक्स बाई टू अपॉन में ये आ जाएगा वन प्लस टेन एक्स बाई टू, ऐसा लिख सकते हैं। अच्छा यहाँ पे आपने जब ये लिखा, इस वन को आप देखो टेन पाई बाई फोर लिख सकते हो, इंटू वन कर दिया मैंने, और इस वन को भी मैंने क्या लिखा, टेन पाई बाई फोर लिख दिया। तो क्या लिखा हुआ, टेन ए माइनस टेन बी अपॉन वन प्लस टेन ए टेन बी। तो आप इसका जब फॉर्मूला लगाओगे तो ये तो क्या बन गया, टेन इनवर्स ऑफ टेन, है ना, और ये कितना बन जाएगा, पाई बाई फोर माइनस ऑफ एक्स बाई टू। ठीक, कुछ ऐसा आ जाएगा ना। टेन से आप जब हटा दोगे तो इसको मैं लिख दूंगा पाई बाई फोर माइनस ऑफ एक्स बाई टू, कुछ ऐसा लिखेंगे। अब यहाँ से जब आप डी वाई ओवर डी एक्स निकालोगे तो डी वाई ओवर डी एक्स का वैल्यू कितना आ जाएगा, माइनस हाफ आ जाएगा। ठीक है, सब्जेक्टिव न्यूमेरिकल प्रॉब्लम है तो उसमें माइनस हाफ आंसर आ रहा है इसका, कहीं कुछ गड़बड़ तो नहीं है ना, ऐसे गड़बड़ तो कहीं नहीं है ना। तो माइनस हाफ हो सकता है ऑप्शन में से माइनस हाफ टिक करने का कुछ ना कुछ तरीका बना रखा हो, नहीं तो कुछ पॉजिटिव करके या कुछ और पूछ सकता है आपसे वैल्यू, या टू टाइम्स ऑफ डी वाई ओवर डी एक्स का मॉड का वैल्यू क्या रहेगा ना, ये पूछा जा सकता है ना। ओके, अभी के हिसाब से तो क्या आंसर है, माइनस हाफ इसका आंसर है ना। अगला प्रॉब्लम क्वेश्चन नंबर 25 है ना, बहुत ही आसान सा प्रॉब्लम है, बहुत ही आसान प्रॉब्लम, ज़्यादा डिफिकल्ट नहीं है। तो क्या लिखा था, वॉल्यूम ऑफ ए क्यूब इज इंक्रीजिंग एट द रेट ऑफ 18 एक्स क्यूब पर सेकेंड। मतलब एक क्यूब है, तो जिस तरह से एक क्यूब बना लिया हमने, ठीक है, इसका जो वॉल्यूम है वो मान ली साइड लेंथ अगर एक्स मान लिया तो वॉल्यूम इसका एक्स क्यू हो जाएगा। तो जो डी वी ओवर डी टी है, वॉल्यूम में चेंज होने का जो रेट है वो कितना है, 18 सेंटीमीटर क्यूब पर सेकेंड है, ये दे रखा है। आगे दे रखा है व्हेन द एज ऑफ द क्यूब इज 12 सेंटीमीटर, जब क्यूब का जो एज है वो 12 सेंटीमीटर है, देन द रेट इन सेंटीमीटर स्क्वायर, है ना, पर सेकेंड एट विच द सरफेस एरिया ऑफ द क्यूब इंक्रीज। तो सरफेस एरिया ऑफ क्यूब किस रेट से इंक्रीज करेगा, समझ में आई बात स्टूडेंट। तो सरफेस एरिया आप जब लिखोगे तो सरफेस एरिया आ जाएगा, एरिया हो जाएगा इसका एक्स स्क्वायर। ठीक है, तो यहाँ से हमने निकाला डी बी ओवर डी टी, जब कैलकुलेट करेंगे तो ये तो आ जाएगा 3x स्क्वायर, ऐसे कुछ है, और डी एक्स अपॉन डी टी। ठीक, यहाँ से जब आप निकालोगे तो डी ए अपॉन डी टी जब कैलकुलेट करोगे तो कितना आ जाएगा, 2x और डी एक्स अपॉन डी टी। ठीक है, ऐसे कुछ आ गया। नाउ एक काम ये करते हैं कि डी एक्स अपॉन डी टी का वैल्यू हम निकाल के दोनों से पुट कर देते हैं। तो डी एक्स अपॉन डी टी का वैल्यू
दोनों को डिवाइड कर देते हैं ना, डी बी अपॉन डी टी में हमने डिवीजन लगाया डी ए अपॉन डी टी का, डिवीजन लगा दिया। तो यहाँ तो 3x² था, ये डी एक्स अपॉन डी टी कट गया, यहाँ 2x है, x से x कट गया, ये तो आ गया 3/2x। और इसको मैं इधर साइड ले जाता हूँ तो डी बी अपॉन डी टी जो लिखोगे आप, ये आ जाएगा 3/2x इंटू आएगा डी ए अपॉन डी टी। ठीक है, ये आ गया। अब उसने बोल रखा है कि डी बी अपॉन डी टी का वैल्यू कितना 18 है, ऐसे 18 आ गया। ठीक है, 3 से कैंसिल हो जाएगा 6 टाइम्स, इसको मल्टीप्लाई कराओगे 12 और अपॉन में x हो जाएगा, मतलब डी ए अपॉन डी टी का जो वैल्यू आ रहा है वो आ रहा है 12 अपॉन x आया, ये आ गया। तो ये आ गया सरफेस रेट ऑफ चेंज जो आ रहा है ना, कितना आ रहा है 12 अपॉन x आ रहा है। तो ये पूछ रहा है व्हेन द एज ऑफ द क्यूब इज 12 सेंटीमीटर, जब एज ऑफ क्यूब 12 सेंटीमीटर है तब रेट ऑफ चेंज इन एरिया कितना आ रहा होगा, सरफेस एरिया कितना आएगा। तो एक्स को जब 12 यहाँ पुट कराओगे 12 अपॉन 12 1 हो जाएगा, तो रेट ऑफ चेंज ऑफ जो एरिया होगा वो कितना आएगा 1 आएगा, तो आंसर हो जाएगा